हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं सभी? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं अंकुर दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं? चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं इसको, और हिस्ट्री का जो टफेस्ट पार्ट होता है वो भी आप कह सकते हैं। दोनों चीज़ें कहना इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम संगम काल पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कल वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल मैंने आपको मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में कंप्लीटली पढ़ा दिया था। आज बेसिकली मैं आपको क्या करने वाला हूँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संगम काल को ख़त्म करेंगे। कल 11 बजे एक मैंने आपकी स्पेशल क्लास रखी हुई है। इस स्पेशल क्लास में हम कुषाण को कंप्लीट करने वाले हैं, और आज से ही आपकी एक और क्लास यहाँ पर शुरू हो रही है। उस क्लास में बेसिकली हम किस चीज़ को कवर करने वाले हैं, जो यूनिट 5 है। यूनिट 5 में जैसे आज हम गोंडवाना को कवर करेंगे, तो गोंडवाना क्षेत्र क्या था, कितने यहाँ पर राजा रहे हैं, ठीक है। इसको दो दो पार्ट्स में तो कोशिश करेंगे हम कि इस महीने में आपकी यूनिट 5 कंप्लीट हो जाए। 3 तारीख तक आपकी यूनिट 1 हो जाएगी, 13 तारीख तक आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी, और 23 तारीख तक आपकी कवर हो जाएगी आपकी यूनिट 4 मॉडर्न हिस्ट्री भी। और इसी के बीच में लगभग 25 अगस्त के पहले तक आपकी यूनिट 1 से लेके 5 तक का पूरा टॉपिक्स आपके मैं कवर करवाने वाला हूँ। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है वो होने वाला है इकोनॉमिक्स। तो यूनिट 1 से लेके 5 तक जैसे मैंने आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करवाए हैं ना, सेम इसी तरह से यूनिट 1 से लेके 5 तक इकोनॉमिक्स एक ही साथ यहाँ पर शुरू होगा। तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा कि सर यूनिट 1 अब चल रहा है, 2 कब होगा और 3 कब होगा। जैसे आपको इस क्लास में यहाँ पर परेशान नहीं होना पड़ा ना, सेम उसी तरह से आपको यूनिट 1 से लेके 5 तक साइमल्टेनियसली रन करेगा हमारा। ओके, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले बता देता हूं, अभी भी अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ करें। 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 29th तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है। मेरे कोड के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देते हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। 1-to-1 की मेंटरशिप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए और प्रिपरेशन और आगे गाइड करने के लिए एक एजुकेटर यहाँ पर होता है, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट और एक टारगेटेड स्ट्रेटेजी बनाकर देता है। तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट है। फिर जो कुछ कोर्सेज हमारे शुरू हुए हैं, जैसे 4 मंथ का एक कोर्स हमारे 21 तारीख से शुरू हुआ है। 27 तारीख से एक हमारा नया कोर्स शुरू होने वाला है। 13 से हमने एक नया कोर्स शुरू किया है। तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो सब्सक्रिप्शन लेकर। तो पूरा कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर करवाया जाएगा प्री प्लस मेंस का एक नॉमिनल कॉस्ट में। फिर मेरी क्लासेस तो चल ही रही हैं, जिसमें यूनिट 1 से लेके 5 तक मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो यूनिट 1 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, 25 तारीख है तो संगम काल, ये वाला हिस्सा आज आपका कवर हो रहा है। 25 तारीख का संगम काल, 3 तारीख को ये क्लास यहाँ खत्म होगी, और 8 तारीख से यहाँ पर यूनिट 4 शुरू हो जाएगी। 3 तारीख को यहाँ पर बुधवार पड़ रहा है, ठीक है। तो गुरु शुक्र शनि, अब मैंने बीच में आपको गैप दे रखा है, हालांकि गैप नहीं होगा, उस समय पे आपके टेस्ट वगैरह होंगे स्पेशल क्लासेस पे। फिर यहाँ पे प्लस क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहां पर आपका होगा यूनिट 4 की क्लासेस। इधर पर हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, आज मैं आपको सूफी और भक्ति आंदोलन एक ही क्लास में आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। कल से हम प्रांतीय राजवंश पढ़ेंगे। प्रांतीय राजवंश बड़ा छोटा सा टॉपिक है, जिसमें मैं आपको एक क्लास में पूरा विजयनगर पढ़ाऊंगा और एक ही क्लास में आपको पूरा बहमनी पढ़ाऊंगा। तो ये वाला टॉपिक आपका यहाँ कवर हो जाएगा। फिर ये क्लास की पीडीएफ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी पर, अंकुर दुबे अनअकैडमी, अभियान और लेट्स क्रैक एवरी एग्जाम पर अवेलेबल है। तो आप इनको देख सकते हो। तो ये कोड है जो मैं आपको दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट नॉर्मली देता है, बट अभी ऑफर है तो ये आपको 20% डिस्काउंट मेरा कोड दे रहा है। तो मिस मत करना, जब भी सब्सक्रिप्शन करो इस कोड को लगा कर करना, और फिर ये वर्चस्व मैगजीन आपको मिल जाएगी। ओके, आइए तो शुरुआत करते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। संगम काल, संगम काल क्या था क्या नहीं था, इसके पहले आपको कुछ और चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि संगम काल जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे चेरा चोला पांड्या ये कुछ स्टेट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। ओके, तो इन स्टेट्स को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं स्टेट्स का पूरा काम है आज की क्लास में। इन्हीं स्टेट्स का ही आज पूरा काम है आज की क्लास में। आई तो संगम काल को शुरू करने के पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। संगम काल क्या था, कैसे इसका नाम संगम काल पड़ा, संगम काल होता क्या है, इसका मतलब क्या है संगम काल में। तो देखो मैं आपको बताऊं, आपको जब मैंने उत्तर भारत पढ़ाया, उत्तर भारत में मैंने मौर्य पढ़ाए, उत्तर भारत में कल की क्लास में मैंने आपको ग्रीक्स के बारे में पढ़ाया और कुषाण तक पढ़ाया।
जब मैं कल आपको यहाँ पर सातवाहन पढ़ा रहा था, तो मैंने अभी कुषाण नहीं हुआ है, कुषाण पढ़ाना है। तो जब मैंने आपको सातवाहन तक पढ़ाया था, तो सातवाहन कहाँ रहते थे, कल मैंने आपको ये बताया था। सातवाहन का जो हिस्सा था, जो एरिया था जहां पर वो रहते थे, वो था, जो सातवाहन जहां पर रहते थे, ठीक है, कौन सा हिस्सा था, हमारे दक्षिण भारत का मुख्य रूप से ये वाला हिस्सा, इधर सातवाहन रहते थे। अब सातवाहन के और दक्षिण में अगर हम जाते हैं, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का बिल्कुल साउथ वाला पोर्शन है, जहां पर आज के टाइम पे आप तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है, और केरला देखते हो, यहां पर 3 वंश मुख्य रूप से शासन करते थे। एक का नाम था चेरा, चोला और पांड्या। उनके ऊपर हम बाद में पहुंचेंगे। उनकी साहित्य स्थिति कैसी थी, वो महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम संगम साहित्य को जानेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इन स्टेट्स के बारे में बताएंगे। तो देखो, संगम साहित्य क्या था, दक्षिण भारत में पनपा। अब इसको संगम साहित्य क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इनको भी हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो देखो, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल का अगर देखा जाए, तो इसका जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे उस समय के जितने भी जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, उसमें संगम काल के बारे में चर्चा की गई है और संगम काल के महत्व के बारे में बताया गया है डियर। अब जो सुदूर दक्षिण में का मतलब होता है जो बिल्कुल पेनिनसुलर के लास्ट में है। यहां पर बेसिकली क्या हुआ था, 1000 ईसा पूर्व के आसपास में आपको बताऊं, तो यहां पर महापाषाण संस्कृति हुआ करती थी, जिसको हम मेगालिथ कल्चर के नाम से भी जानते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको वैदिक एरा है ना, फिर उसके बाद पोस्ट वैदिक एरा, जब ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तब मैंने आपको इन चीजों के बारे में यहाँ पर साउथ में, ठीक है, महापाषाण संस्कृति या मेगालिथ कल्चर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोग रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, मेगालिथ कल्चर के अधिकतर पहाड़ियों पर रहा करते थे। उनका जो जीवन था एकदम जनजातीय प्रकार का हुआ करता था, शिकार के ऊपर अधिकतर निर्भर रहना, ठीक है, फल के वृक्ष वगैरह खाना। तो खेती वगैरह जो थी वो इस समय पर इधर पर ज्यादा साक्ष्य हमें नहीं मिलते, ठीक है। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना साउथ वाला, यहाँ पर पहाड़ भी बहुत है। क्यों पहाड़ है भाई, कार्डमम रेंजेस हो गया, सबरीमाला रेंजेस हो गया, उत्तरी घाट और सॉरी हमारा दक्षिणी पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, ये दोनों भी यहाँ आकर मिल रहे हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, कितनी सारी और हरी, कहते ना, हरियाली है यहाँ पर, सदाबहार वन आपको देखने मिलेंगे। तो ये जो जनजातियां थी जो मुख्य रूप से पहाड़ों पर निवास करती थी प्रारंभ में, बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इन जनजातियों ने नीचे की ओर नदियों घाटियों में आना शुरू करा, ठीक है। तो विशेषकर यहाँ पर जो तुंगभद्रा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, इन सभी नदियों के किनारे ये आके धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होना शुरू किए। तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग यहाँ पर सेटल हुए। इनको बेसिकली हम द्रविड़ के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अब इन्हीं जनजातियों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो आगे जाके अलग अलग राज्य के तौर पर तब्दील होंगी, चेरा, चोला और पांड्या। तो शुरुआत में ये लोग पहाड़ पर रहते थे, ठीक है, फिर नीचे आना इन्होंने यहाँ पर शुरू किया। अब मैं बात करूं अगर तमिल साहित्य की, और या फिर अगर मैं बात करूं इनके इकोनॉमिकल कंडीशन की, तो देखो डियर, जो इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी कि जो उस समय के जो साहित्य थे ना, उन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है, तमिलम वगैरह ने, कि इनकी जो अर्थव्यवस्था थी या जो इनका जीवन हुआ करता था ना, ये मुख्य रूप से 4 चीजों के ऊपर निर्भर था। 4 चीजों के ऊपर निर्भर, इसका मतलब ये होता है, पहली चीज तो ये लोग क्या करते थे, जो शाकाहारी होते थे तो वो क्या खाना खाया करते थे, जो पेड़ों पर उगते हैं फल फ्रूट वगैरह, तो वो अधिकतर ये खाना खाते थे। दूसरे लोग क्या करते थे, शिकार पर आधारित होते थे। तीसरे, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इनकी अर्थव्यवस्था, बाद में ये लोग क्या शिकार के साथ साथ खेती किसानी भी करना इन्होंने शुरू कर दिया। तीसरा साधन इनका ये हो गया। और जो चौथा नंबर का यहाँ पर आता है, ये वैश्य वगैरह आते हैं, जो व्यापार करना फिर उन्होंने अधिशेष मात्रा में शुरू किया। तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से जो साधन था, ठीक है, ये 4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट था। अब यहां से कहानी शुरू होती है आपके संगम काल की। तो पहले संगम काल, दक्षिण भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया, दक्षिण भारत क्या था। अब शुरुआत करते हैं कि संगम काल को संगम काल क्यों कहा जाता है। संगम शब्द का अगर देखा जाए तो सामान्य अर्थों में मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समागम, किसी भी चीज का समागम होना या किसी भी चीज का सम्मेलन होना, ठीक है, तो सम्मेलन होता है। अब सम्मेलन हुआ मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, सम्मेलन भाई जनजातियां थी। आगे जाके बेसिकली क्या होता है, जब ये जनजातियां जो यहाँ पर रहा करती थी, इन्होंने धीरे धीरे सेटल होना शुरू करा, पहाड़ियों से नदियों के किनारे आकर बसे,
खेती किसानी इन्होंने यहाँ पर सीखना शुरू किया। अब खेती किसानी सीखी, उसी समय हमारे भारत में आर्यों का आगमन कहां तक हो चुका था? आपको याद होगा मैंने आपको आर्यभट्ट प्रदेश के बारे में पढ़ाया है, ब्रह्मभट्ट प्रदेश बताया। आर्यों का आगमन कहां तक हो चुका था? इधर तक हो चुका था, ब्रह्मभट्ट प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से नीचे की तरफ अब आर्य आ चुके थे। और कहां पर आगे बस गए थे? लगभग 800-900 ईसा पूर्व में हमारी नर्मदा नदी और इसके आसपास के किनारे, ठीक है, यहां तक आ चुके थे। अब देखना थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में। ये दक्षिण भारत से ये जो जितने भी जो लोग थे, जनजातियां थी, ये पहाड़ों से उतरकर नीचे आए, इन्होंने रहना शुरू किया। आर्य कहां से? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, वो भी हमारे भारत में कहां की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आर्यों का आना यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है। आर्य धीरे 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 करके यहाँ नीचे की ओर उन्होंने आना यहाँ पर शुरू किया। यहीं पर एक बहुत विश्वविख्यात एक ऋषि मुनि कहे जाते हैं, जिनका नाम हुआ करता था अगस्त ऋषि मुनि। तो कहते हैं कि दक्षिण भारत में जो संस्कृत भाषा था, संस्कृत भाषा जो थी, इसका विकास करने का श्रेय अगस्त ऋषि मुनि को जाता है। और इसके साथ साथ यहां पर सामाजिक व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय भी अगस्त ऋषि मुनि को जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जो भी धर्म था जो दिया गया, ठीक है, तो वो अगस्त ऋषि मुनि की देन यहाँ पे थी। अब अगस्त ऋषि मुनि कब दक्षिण भारत में आए और कब ये संगम हुआ, ठीक है, इसको लेकर इतिहासकारों में परस्पर मतभेद की स्थिति बनी हुई है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ये जो संगम काल था, ठीक है, संगम काल का मतलब होता है सम्मेलन। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर 3 सम्मेलन हुए थे, 3 सम्मेलन हुए और इन तीनों सम्मेलनों में कुछ साहित्य लिखे गए। जैसे आपको याद है जब मैं आपको पढ़ा रहा था बौद्ध संगति, तो 4 बौद्ध संगतियां थी, 2 जैन धर्म संगतियां थी। तो इनमें हुआ क्या था? जैसे प्रथम जैन संगति में, ठीक है, 12 अंग हो गए, उपांग हो गए, इनकी रचना हुई। उसी प्रकार से आप बौद्ध धर्म में भी देख सकते हैं। तो संगति ही समझो आप इसको, ठीक है, संगतियां और संगम ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी ही हैं। अगर इस कहते हैं ना, इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, साहित्यकारों का कहते हैं ना आयोजन हुआ। जैसे कि अगर मैं बताऊं, पहला जो संगम हुआ था, पहला संगम सुदूर दक्षिण में हुआ, सबसे लंबे समय तक पहला संगम चलता रहा। लगभग इसमें 8000 कवियों ने भाग लिया था, 1 2 3 4 नहीं, 8000 कवियों ने। तो क्या हुआ, बैठे थे ना, तो वही तो बौद्ध संगति में भी हुआ था। तो इसको एक संगति मान के चलो आप, ओके। तो हुआ क्या, जब अगस्त ऋषि मुनि, ठीक है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर यहाँ पर उन्होंने वो पलायन करते हुए आए, ठीक है, तो जो आर्य सभ्यता थी उसको दक्षिण में फैलाने का श्रेय जो जाता है वो अगस्त ऋषि मुनि को ही यहाँ पर जाता है। पर इतिहासकार इस बात पर पुरजोर मतभेद की स्थिति करते हैं कि ये जो संगम था, ये जो संगम काल था, ये हुआ कब है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि ये जो संगम काल था ये महाजनपद काल के टाइम पीरियड पर हुआ था, लगभग 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास, क्योंकि उसी समय पर धार्मिक आंदोलन चल रहा था उत्तर भारत में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो ये जो संगम काल था ये इसी समय का है, ठीक है, 600 से लेकर 500 ईसा पूर्व के आसपास। बल्कि कुछ इतिहासकार इस चीज का यहाँ पर फिर आगे जाके खंडन करते हैं कि उस समय अगर ये धार्मिक आंदोलन जो संगम काल था, अगर उस टाइम पीरियड पर हो रहा होता तो संगम काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास की बात की गई है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित भी यहाँ पर कुछ अनुयायी रहे हैं, ठीक है, जो संगम काल के अध्यक्ष थे, ठीक है, वो यहाँ पर थे। तो वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो उनका कहना है कि अगर ये 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता तो ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण आने में इतना जल्दी नहीं आ पाता, इतना जल्दी यहाँ पर फैल नहीं सकता था। पर कुछ इतिहासकार इसका खंडन करते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये लगभग 200 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, कि जब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अपने जीवन के अंतिम समय के लिए वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुंचे, तब यहाँ पर उनके साथ भद्रबाहु आए, जैन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पर हुआ, जैन धर्म के साथ बौद्ध धर्म आया और तब जाके फिर ये संगम काल होता है। तो हमें नहीं पता संगम काल बेसिकली निश्चित कब हुआ था, बट हाँ इतिहासकारों में जो इसको लेकर मतभेद है और मतभेद को लेकर जो उन्होंने अपने अपने तर्क दे रखे हुए हैं कि संगम काल किस स्थिति पर हुआ होगा, ये मतभेद की स्थिति यहाँ पर इतिहासकारों में थी। तो आपको मैंने दोनों चीजें बताई कि 500-600 वो क्यों मानते हैं और 500-600 क्यों नहीं माना जाता है। तो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब संगम साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो लगभग प्राचीन ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, इन संगम साहित्य जितने भी जो ग्रंथ थे इनकी रचना बेसिकली क्या होता है, चालू होना शुरू होता है। तो संगम साहित्य था क्या,
ठीक है, संगम साहित्य और संगम काल क्या था। बेसिकली इसमें क्या हुआ था डियर, कि जितने भी जो तमिल के कवि थे, जितने भी जो विद्वान हुआ करते थे, उनका एक समागम हुआ था। समागम मतलब कि एक सम्मेलन हुआ था संगम काल में, ठीक है। जो तमिल के विद्वान थे, ठीक है, जो तमिल प्रदेश हो गए उनके विद्वान, उसके साथ साथ जो उस समय के इंटेलेक्चुअल्स कह सकते हो आप, या कवि हो सकते हो, तो इन सभी को, ठीक है, एक बुलाया गया, एक जगह पर बुलाया गया। तो ऐसा नहीं था कि ये 2 4 5 6 8 थे, ठीक है, इनकी संख्या बताऊंगा तो आप भी यहाँ पर चौंक जाओगे। तो जो पहला संगम काल था, ये बहुत समय तक बताते हैं, बहुत लंबे समय तक पहला संगम काल यहाँ पर तक चलता रहा। इस संगम काल में लगभग 8,559 कवियों ने भाग लिया पहले संगम काल में, समझ रहे हो आप। 8,558 कवि इसमें शामिल हुए। और कितने सारे राजा थे इसमें, पांड्य प्रदेश में ये हुआ था, तो लगभग इसमें पांड्य प्रदेश के 50 से ज्यादा राजाओं ने हिस्सा दिया। इतने लंबे समय तक पहला जो संगम काल था वो यहां पर चलता रहा। आइए, तो सबसे पहले यहां तक संगम काल के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये पीडीएफ है जो मैं आपको बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल कराऊंगा, पर इस पीडीएफ के पहले आपको संगम काल के पहले आपको इस मैप को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। चेरा स्टेट इस तरफ है, कोरोमंडल, ठीक है, चोला स्टेट आपकी इस तरफ है, उत्तरी सरकार, और पांड्या स्टेट आपको कहां मिलेगी, बिल्कुल दक्षिण में। ये तीनों स्टेट्स आपको एज इट इज याद रखना जरूरी है। अब संगम साहित्य पे ऊपर आते हैं। तो अभी तक तो सारी चीजें क्लियर हैं सभी को, कोई डाउट तो नहीं। संगम साहित्य की रचना बताएंगे ना, तो इनकी 3 काल में हुई थी। गुप्त साम्राज्य इसके बाद आएगा अभिषेक जी। हाँ, मैं भेज दूंगा, अभी नहीं भेजा, अभी क्वेश्चंस नहीं बने थे ना उनके, इसलिए नहीं भेजा था। अभी क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे तब भेज दूंगा। जो संगम साहित्य थे ना, उनकी रचना 3 कालों में हुई थी। तो अब उनके वो तीनों चरण पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, जो भी 3 चरण थे, जिन 3 चरणों में, ठीक है, संगम साहित्य की रचना हुई थी, उन तीनों चरणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जो पहला संगम साहित्य था, पहला जो संगम संगीति हुई थी, ठीक है, समारोह हुआ था, ये अगस्त ऋषि मुनि की अध्यक्षता में हुआ था। तो जो अगस्त ऋषि मुनि थे, ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनको ही श्रेय दिया जाता है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, जो संस्कृत का जो बोलबाला चालू किया गया था और वैदिक संस्कृति की जो स्थापना की गई थी, वो अगस्त ऋषि मुनि के द्वारा ही की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर वैदिक संस्कृति को कैसे चालू कर दिया गया दक्षिण भारत में। आप लोगों को बताऊं कि दक्षिण भारत में जो समय पर जो साहित्य लिखे गए थे, कुछ साहित्यों के नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उन साहित्य में भी वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। बाकी वर्णों की बात नहीं हुई, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं हुई, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया। और इसके साथ साथ राजा का कर्तव्य ये होता था कि ब्राह्मणों को आप दान पुण्य करें, उनकी सर्वोच्चता को बढ़ाए रखें, और उनसे, ठीक है, जो विद्वान वाला जो ज्ञान होता है वो आप अर्जित करें। ऐसा साहित्यों में लिखा गया है। तो ये जो स्तर था ब्राह्मण्स का, ठीक है, जो एक प्रीचर के तौर पर हुआ करता था, ये इस समय यहां पर भी था। और सेम चीज कहां थी, उत्तर भारत में भी थी। तो इस तरह से अंदाजा ये लगा सकते हैं कि प्रथम चरण में जब अगस्त ऋषि मुनि जी जो यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है, उनको श्रेय दिया जाता है इस चीज का। तो पहला संगम साहित्य होता है, ठीक है, जिसमें लगभग 8,500 के आसपास कवि हो गए, ठीक है, 2,500 के आसपास 2,000 के आसपास विद्वानों ने, और लगभग पांड्य प्रदेश के 50 राजाओं ने इसमें हिस्सा लिया। और यहां पर पहला संगम काल आपका होता है संगम साहित्य का। दूसरा चरण बेसिकली देखा जाए तो अगस्त ऋषि मुनि के एक शिष्य थे जिनका नाम था यहाँ पर, है ना, तोलक पियार की अध्यक्षता में, ठीक है, दूसरा संगम समारोह का आयोजन किया गया। ये वही तोलक पियार है जो आगे जाके तोलक कापियम, ठीक है, एक जो पुस्तक थी यहाँ पे तोलक कापियम, जिसकी रचना जो यहाँ पर करेंगे, तो इन्होंने इस बुक का लिखा और तमिल बुक को लिखा गया। ये उसकी व्याकरण भी कहा जाता है, ठीक है, व्याकरण एक ग्रंथ था बेसिकली यहाँ पर ये। तो जो अगस्त ऋषि मुनि के शिष्य थे ना, तोलक पियार, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। द्वितीय समागम के दौरान इसकी रचना यहाँ पर होती है। और इस ग्रंथ से हमें उस समय के जितनी भी जो ना, जो उस समय के जो सामाजिक परिवेश था उसकी जानकारी हमें इस किताब से यहाँ पर प्राप्त होती है। फिर तीसरा जो समागम यहाँ पर किया गया था,
इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो नक्कियार के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, और बताते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने इसमें यहाँ पर भाग लिया और पांड्य प्रदेश के राजाओं ने ही, ठीक है, इन सारे के सारे कवियों को यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया था। ओके, तो ये 3 भाग होते हैं संगम साहित्य के। तो पहला अगस्त ऋषि मुनि के अध्यक्षता में होता है, दूसरा इनके शिष्य तोकलापियन के अध्यक्षता में होता है, और तीसरा आपके जो थे उनका नाम था नक्कीकर, इनकी अध्यक्षता में ये संगम साहित्य संपन्न होते हैं। अब फटाफट बात करते हैं हम यहाँ पे कि संगम साहित्य में ऐसे कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ थे जिनकी रचना की गई है। आइए अब इनकी रचना देखते हैं। तो पीडीएफ को खोलना जरूरी है अब यहाँ पे, तो देख लो भैया, एक बार इस पीडीएफ के ऊपर नजर डाल लो। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 300 ईसा पूर्व के बीच में अदय हुआ था। दक्षिण भारतीय जनजाति जीवन के प्रारंभिक है संगम तमिल कवियों का एक सम्मेलन था। पांड्य राजाओं के द्वारा इनको संरक्षण दिया गया। साहित्यिक रचनाएं हुई थी, द्रविड़ साहित्य के चरमूने, और 3 संगमों का आयोजन यहाँ पर किया गया था। उसे यहाँ पे मेचुंगम कहा जाता था। ठीक है, मेचुंगम नहीं, मुच्चुंगम, मुच्चुंगम, मुच्चुंगम कहा जाता था। ओके, ये था। फिर इस राज्य में कुल अभी ये पढ़ाऊंगा, अभी तो ये पांड्या चेरा पे पहुंचा नहीं हूं मैं, अभी वहां पहुंचना है। आइए सबसे पहले इसकी कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें। बड़े प्यारे ग्रंथ हैं, ठीक है। जैसे कि पहला जो ग्रंथ था तो जो मैंने आपको बताया है ना, तोकलापियम, तोकलापियर ने इसकी जो रचना की थी, इसमें बेसिकली क्या किया गया था, तोकलापियर ने जो तोकलापियन की रचना की थी, इसमें उस समय जो विवाह होते थे उन विवाहों का वर्णन इसमें यहाँ पर किया गया। जो 8 प्रकार के विवाह थे ना, ठीक है, विवाह संस्कार थे, उन पूरे संस्कारों का वर्णन इस तोकलापियर में किया गया। ठीक है, पहला ग्रंथ ये था। दूसरा जो ग्रंथ था वो था यहाँ पे, है ना, पत्ती न पाले। ठीक है, एक ग्रंथ था यहाँ पे, वो रुद्र कानन की रचना है। तो इस ग्रंथ में भी काफी सारी चीजें काबिलीपट्टनम की, उस समय के साम्राज्य की बात की गई है। तो दूसरा ग्रंथ ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तीसरा ग्रंथ की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उसका नाम था पदित्र पत्तु। ये एक यहाँ पे ग्रंथ था। तो इसमें उस समय के राजाओं की जो शौरवीर गाथाएं थी उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो डियर, इनके ग्रंथों के और साहित्य के नाम याद रखना लिटरली थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पर टफ होता है। तो हालांकि ये 3-4 बस नाम याद रख लेना, शिलापादिक्रम होगा, तोकलापियर हो गया, ठीक है, मणिमेखलम हो गया। तो ये ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जो आपके, है ना, कहते ना, सर्वहार हैं। हमेशा ये ग्रंथ आप दौड़ाते रहो, इन्हीं ग्रंथ से ही यहाँ पे पूछा जाता है। मणिमेखला हो गया, जीवक चिंतामणि हो गया, ठीक है, और इसके साथ साथ शिलापादिक्रम हो गया। ये उस समय के कुछ मेन ग्रंथ हुआ करते थे, ठीक है, जो सदाबहार है। आइए अब इनके ग्रंथों के साथ साथ, साहित्य के साथ साथ, यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि तमिल महाकाव्य क्या थे। इन दोनों चीजों को समझना। संगम साहित्य के ग्रंथ अलग थे, जो साहित्य थे वो अलग थे, और इसके अलावा जो तमिल महाकाव्य थे ये बिल्कुल अलग थे। संगम साहित्य उनको कहा जाता है जिनकी रचना संगम काल के दौरान हुई थी, वो संगम साहित्य कहते हैं। और आपके जो तमिल महाकाव्य होते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनकी जो रचना थी वो संगम काल में नहीं हुई थी, इसी कारण से इनको तमिल महाकाव्य कहा जाता है। तो इन दोनों में बेसिकली इस डिफरेंस को याद रखिएगा। तो संगम साहित्य अलग है, जो संगम काल में बने थे, ठीक है, संगमों के दौरान बने थे, उन कवियों के द्वारा, उन विद्वानों के द्वारा लिखे गए थे जब ये समागम हुआ था। ओके, और तमिल महाकाव्य क्या थे, ये अलग थे। जैसे कि टोटल मैं आपको बताऊं तो 5 तमिल महाकाव्य हैं। उन 5 तमिल महाकाव्यों में से केवल 3 तमिल महाकाव्य हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको एक का नाम बताया था, शिलापादिक्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक कहा जा सकता है। दूसरा हो गया मणिमेखला, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हो गया जीवक चिंतामणि। ये 3 ऐसे तमिल महाकाव्य हैं जिनके बारे में एग्जाम्स आपसे 3 मार्कर्स के फॉर्मेट में पूछ सकता है। जैसे कि मैं पहला महाकाव्य की बात करूं, जो मैंने आपको बताया था, शिलापादिक्रम। शिलापादिक्रम सबसे महत्वपूर्ण है। इसको तमिल साहित्य का, ठीक है, उच्चतम, सबसे उच्चतम साहित्य या उच्चतम रत्न भी माना गया है शिलापादिक्रम को, तमिल साहित्य का रत्न। इसकी जो रचना की थी वो एंग्लो आदिगल के द्वारा की गई थी। आगे जाके बताऊंगा ये एंग्लो आदिगल कौन थे, ठीक है, जब मैं आपको चेरा शासक पढ़ाऊंगा ना, सेनगुट्टम, तो ये सेनगुट्टम के भाई थे, ठीक है, सेनगुट्टम के भाई थे और काफी प्रसिद्ध और विदुषी व्यक्ति ये उस समय के
हुआ करते थे। बहुत ही विद्वान, विदुषी नहीं, विद्वान व्यक्ति ये हुआ करते थे, विदुषी महिलाएं होती हैं। ओके, तो ये विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने इस शिला पादिक्रम ग्रंथ की यहाँ पर रचना की थी। इसमें उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ था, उस टाइम पीरियड की, ठीक है, जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी ना, वो उनका वर्णन उन्होंने इस शिला पादिक्रम में करके रखा हुआ है। तो पहला ग्रंथ तो मैंने ये बताया था आपको। दूसरा जो साहित्य मैंने आपको तमिल साहित्य बताया था, उसका नाम था आपका मणिमेखला। अब मणिमेखला में क्या है, तो मणिमेखला को तमिल का ओडिसी भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो रचना थी वो सीतले के द्वारा की गई थी। बेसिकली इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, जो पहला ग्रंथ था ना, है ना, शीतलाप, जो पहला ग्रंथ था, ठीक है, शिला पादिक्रम, इसको और विस्तार से जो व्याख्यात किया गया है वो इस ग्रंथ में यहाँ पर किया गया है, मणिमेखला में। तो मणिमेखला एक विस्तारित स्वरूप है। किसका विस्तारित स्वरूप है? शिला पादिक्रम का, ठीक है, ये एक विस्तारित स्वरूप है। इसमें आगे जाके उन्होंने कुछ चीजें और जोड़ दी हैं, जैसे कि माधवी की पुत्री की बात कर दी। आगे जाके मैं बताऊंगा कनग्गी कौन थी, माधवी कौन थी, उनकी पुत्री क्या थी, किस प्रकार से यहाँ पर अकाल आया, किस प्रकार से वो सती होती हैं और क्यों सती की पूजा आज यहाँ पर की जाती है दक्षिण भारत में। तो दूसरा ग्रंथ ये हो गया। तीसरा और आखिरी ग्रंथ आता है जिसका नाम था जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि की जो रचना की गई थी वो तिरुवत्तेवर के द्वारा की गई थी, ठीक है। इनका नाम है तिरुप्तदेवर के द्वारा इनकी रचना की गई थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है और सामाजिक स्थिति के ऊपर ये कहते हैं ना प्रभाव डालता है, उस समय किस प्रकार का समाज हुआ करता था। तो ये कुछ साहित्यिक ग्रंथ के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इस समय पे चेला, चोला और पांड्या, तीन जो उस समय पर राज्य थे इनके। तो सबसे पहले स्थिति मैंने तो आपको दिखा दिया। अब एक एक करके इन तीनों के तीनों राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला राज्य दियर जो आपके सामने यहाँ पर आता है वो आता है आपका राज्य चेरा। आ गया, पहले हम चेरा को पढ़ेंगे, ठीक है, देख लीजिए, फिर चोला को पढ़ेंगे और फिर पांड्या को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में आपको बताऊंगा इनका संगमकालीन। ओके, तो देखिए, तो ये है चेरा राज, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी, ठीक है, उदयन के जेरुमल के बारे में जो जानकारी है वो शिला पादिक्रम इस समय का जो प्रमुख ग्रंथ था इससे हमें मिलती है। इनकी जो राजधानी थी वो वंजी यहाँ पर हुआ करती थी। तो तीनों संगम राज्यों में चेरा राज्य की चर्चा भी यहाँ पर मिलती है। चेरा राज्य की स्थिति देखोगे तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनकी स्थिति भी दिखाया हुआ था, है ना, इनको स्थिति मैंने आपको दिखाया था। ये देखो, ये है पूरा का पूरा एक चेरा राज्य, ठीक है। भारत के जो मालाबार तट है, मालाबार तट के ऊपर ये चेरा राज्य यहाँ पर उपस्थित था। इसकी जो राजधानी दो थी, ठीक है। शुरुआत में एक वंजी भी रहते हैं, बाद में इस वंजी का नाम बदल के ही आगे जाके इसका नाम टोंडी कर दिया गया था। तो वंजी यहीं पर है, ठीक है। पहले इनकी यहाँ पर राजधानी थी। इस चेरा साम्राज्य का जो सबसे प्रमुख जो राजा था उसका नाम था उदयन जेरुल। जो सबसे प्रमुख यहाँ पे राजा था उदयन जेरुल यहाँ पे था। और इसके अलावा सेनगुट्टम का नाम भी आता है। ये वही सेनगुट्टम है, ठीक है, जो जिसके भाई ने, ठीक है, उस ग्रंथ की शिला पादिक्रम की रचना की थी। ये जो जिसके बारे में बता रहा हूँ सेनगुट्टम, ये किसका कंटेम्परेरी था? यज्ञश्री, ठीक है। यज्ञश्री सतकर्णी का कंटेम्परेरी था जिसने रुद्रदामन की बेटी से शादी की थी। आगे जाके जब मैंने कल सातवाहन पढ़ाया था ना तो उसमें ये चीज बताया था। तो चेरा राज्य में दो तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो उदयन केरुल इसका प्रमुख था। दूसरा हो गया शेनगुट्टम। शेनगुट्टम का जो भाई था एंग्लो आदिल, ठीक है, एंग्लो आदिल शेनगुट्टम, जिसने एक साहित्य ग्रंथ की रचना की। तो ये चेरा प्रदेश के बारे में था और इनकी राजधानी आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा राज्य आता है आपका चोला राज्य। तो सल्तनत कालीन समय में सबसे पहले और सबसे पुराना राज्य भी अगर हम कहें अगर इसको चोला को, तो चोला राज्य को कहना गलत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसकी एक दो नहीं काफी सारी कैपिटल्स भी रही हैं। उरियूर भी रही है, पुहार भी रही है, मनलूर भी रही है और इसके साथ साथ कावेरी पट्टनम। तो ये कुछ इसकी राजधानियां थी, ठीक है। तो देखो उरियूर बिल्कुल यहाँ है और यहीं आपको पांड्य प्रदेश की मदुरई मिलेगी और आपस में ये दोनों क्या करते हैं? लड़ते गुड़ते रहते हैं आपस में। ओके, तो ट्रिप्टाइल वॉर इन लोगों के बीच में कंटिन्यूसली यहाँ पर कुछ लंबे समय तक चलने वाली है। तो दूसरा राज्य जो मैंने आपको बताया वो आपका चोला हो गया, ठीक है, जिसकी कैपिटल के बारे में बताया। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था करिकला और इसने ही कावेरी पट्टनम को आगे जाके अपनी यहाँ पर राजधानी बनाया था और कावेरी पट्टनम का विकास इसने किया हुआ था।
तीसरा राज्य आता है पांड्य प्रदेश। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पांड्य प्रदेश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मेगास्थनीज ने अपनी किताब लिखी थी, मेगास्थनीज के द्वारा जो लिखी गई किताब थी उसका नाम था इंडिका। तो इंडिका में, ठीक है, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था तो उसने इंडिका में इन तीनों राज्यों का वर्णन किया है। और इन तीनों राज्यों में अगर सबसे ज्यादा उसने किसी राज्य के बारे में लिखा हुआ है तो वो था आपका कौन सा, पांड्य प्रदेश। तो पांड्य प्रदेश की उस समय सांस्कृतिक स्थिति, साहित्य की स्थिति कैसी थी, ठीक है, कितने साहित्य हुए, संगम हुए, ठीक है, इसकी राजधानियां क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी, तो उन सभी चीजों के बारे में, ठीक है, मेगास्थनीज ने भी यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेगास्थनीज के द्वारा, ठीक है, ऐसे कौन सा दक्षिण भारत का राज्य है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, तो वो था आपका पांड्य प्रदेश। तो ये आपके पांचों के पांचों, तीनों के तीनों जो प्रदेश थे वो बताए जाते हैं। अब ये वही चीज है जो मैंने आपको लिखा हुआ है, जेरुमल पहला शासक था, ये राजधानी थी, धनुष बाण था, ये उनके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते मेंस में कि चेरा का साइन कौन सा था, पांड्या का साइन कौन सा था। यहाँ अगर जो क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस बनते हैं केवल और केवल यहाँ से, ग्राम शासन कैसा था, सांस्कृतिक प्रदेश कैसा था, समाज कैसा था, इनकी भाषा। और आई थिंक ये चोल साम्राज्य वाला अभी शायद 20 में एक क्वेश्चन भी आपसे आ चुका है कि चोल साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछता है, वो ऊपर की कुछ नहीं पूछेगा, वो 3 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा होगा तो वही आएंगे। आइए देखते हैं। तो चोल प्रशासन, सबसे पहले हम यहाँ पे शासन व्यवस्था की बात करेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, है ना। तो देखिए यार, प्रत्येक गांव में, ठीक है, अपनी जगह होती थी। अब उनका अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था प्रांत बोला जाता था, ठीक है, फिर प्रांत परगने में बदले आपके डिवाइड होते थे, फिर उसके बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसी प्रकार से इस समय जो प्रांत होते थे उन प्रांतों को मंडलम के नाम से जाना जाता था। फिर जो मंडलम थे उनका जो फर्दर डिवीजन होता था वो नांडू में होता था। तो मंडलम हायर है, बिल्कुल प्रांत है, ठीक है, जिसको हम राज्य भी बोल सकते हैं। फिर राज्य को उसमें नॉर्थ इंडिया में परगने में बांटा था, इधर आप किस में बांट सकते हो, नांडू में बांट सकते हो। नांडुओं को फर्दर फिर बांटा गया था उर में। उर मतलब होता था एक बहुत बड़ा गांव, ठीक है, उर। और उर के बाद जो सबसे छोटी इकाई आती थी वो श्योर के नाम से जानती थी, शी उर। तो श्योर मतलब गांव, उर मतलब तहसील हो गया, नांडू मतलब क्या हो गया, एक आपका जिला यहाँ पर हो गया, और संभाग भी कह सकते हो। फिर इसके बाद आता था आपका मंडलम। मंडलम मतलब कि पूरा का पूरा आपका एक बड़ा क्षेत्र। तो ये कुछ इनकी क्या थी, एक प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी। अब मैं बात करूं अगर आपको प्रशासन के बारे में, तो प्रत्येक गांव की एक अपनी जगह होती थी। हर गांव में अगर आप देखोगे वहां पर तो एक राजा वहां पर चुनकर आता था, ठीक है, राजा नहीं कह सकते हो, एक ग्राम का प्रधान, ठीक है, वो यहाँ पर चुन के आता था। और गांव की सुविधाओं के लिए, देखभाल के लिए एक परिषद भी होती थी जिसका नाम था मनरम। तो मनरम नामक एक परिषद यहाँ पर गांव में हुआ करती थी, जो गांव के जितने भी जो अफेयर्स होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, रोड से लेकर नाली को लेकर या लड़ाई झगड़ा, वो सारी की सारी मनरम देखती थी। फिर ग्राम प्रशासन का संचालन स्वतंत्र रूप से होता था, कर वसूलने का अधिकार था, और 2 प्रकार की संस्थाएं थी, ठीक है, और समितियों में 30 सदस्य चुने जाते थे। अब ऐसा तो था नहीं कितना बड़ा गांव है, इतना बड़ा और है, ठीक है, और श्योर तो छोटा हो गया और इतना बड़ा है, तो 2-4 लोग देख लेंगे। जैसे आज आप देखते हो अगर कोई मंत्री है तो मंत्री के साथ भी तो कुछ सबऑर्डिनेट्स लगे रहते हैं ना। स्वतंत्र प्रभार की भी तो मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी तो होते हैं जो मंत्री की यहाँ पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार से इस समय भी चोल साम्राज्य में आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे कौन हुआ करते थे जो हैंड्स होते थे, तो जो राजा के साथ साथ जो उस समय प्रधान होता था उनकी मदद करते थे। तो ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति को उठा के लेके आ जाया जाता था, एक सदस्य होती थी। तो 30 सदस्य यहाँ पर एक गुट होता था जो इसमें इनकी मदद करता था। ओके, फिर कृत्येक बामवासी को सदस्य बनाने का, है ना, समान अवसर होता था। लोकतंत्र के द्वारा चुन के आते थे, वोटिंग सिस्टम होता था, इसीलिए हर व्यक्ति का अधिकार था। फिर ग्राम सभा के पास बैंक होते थे, ठीक है, तो ये एक बैंक का काम करते थे। जैसे व्यवसायी है, ठीक है, या पणी है, इनको कभी पैसों की जरूरत पड़ रही है तो ये किसी दूसरे तीसरे के पास नहीं जाए, यहीं से गांव के द्वारा ही उनको दिए जाते थे। और फिर गांव के जो छोटे मोटे काम होते हैं, स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति, शिक्षा, ये सारी कुछ चीजें कराना इनका काम था। तो ये चोल कालीन ग्रामीण प्रशासन। अब बात कर लेते हैं संस्कृति में। तो संस्कृति में सबसे पहले हम बात करते हैं समाज। तो समाज को 2 भागों में बांटा था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताई थी कि जो समाज यहाँ पर बटा हुआ था वो 2 भाग थे, ठीक है। ब्राह्मण जिनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ब्राह्मण के अलावा जो अन्य जातियां हैं, 4 और वर्ण होते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर हमें नहीं मिलता है।
ठीक है, वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गए, उनका वर्णन नहीं मिलता है। बट हाँ, इतना जरूर पता है कि ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान था और राजा का ये कर्तव्य होता था कि वो यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर ठीक है ब्राह्मणों को सम्मान देगा। ये इसका राजा का यहाँ पर काम हुआ करता था, ये चीज यहाँ पे लिखी थी। फिर बात करें समाज में पर्दा प्रथा का अभाव और स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार। तो उस टाइम पीरियड पर देखोगे स्त्रियों की जो स्थिति थी ना, ठीक है, उसका विवरण इस समय के कुछ साहित्यिक ग्रंथों में हमारे लिए मिलता है। हालांकि जो समाज था वो तो पुरुष प्रधान था, ऐसा नहीं था कि वहां पर लड़कियां प्रधान थी, समाज तो पुरुष प्रधान ही हुआ करता था। पर इसके साथ साथ यहाँ पर आदर्श पत्नी को समाज में बहुत सम्मान था। आदर्श पत्नी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पत्नी मान लो पति के साथ सती हो गई है, ठीक है, वो पत्नी को अधिक समाज में अधिक महत्व दिया जाता था। क्योंकि आगे जाके आप देखोगे तो सती पूजा के साक्ष्य मिलते हैं हमारे लिए यहाँ पे, ठीक है। तो सतियां हुआ करती थी उस समय, तो उस महिला को जो सती होती थी उसको सम्मान देते थे। इनके अलावा जो गणिकाएं होती थी, गणिकाएं मतलब जो भगवान को अर्पित कर देती थी खुद को, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। महिला अंगरक्षिकाएं भी हुआ करती थी। तो समाज में स्थिति देखो तो अच्छी थी, पर जो हीन वर्ग की महिलाएं थी, जैसा उत्तर भारत में पढ़ा ना कि जो कहते हैं ना, जो उच्च वर्ण की महिला है उनको शिक्षा भी मिलेगी, शस्त्र शिक्षा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और जो निम्न वर्ण की महिला है उनका शोषण होगा। सेम चीज यहाँ पर भी, ठीक है, महिलाओं की स्थिति में शोषण यहाँ पर भी होता था। फिर शैव धर्म का प्रचार, ठीक है। अब सॉरी, ये धार्मिक स्थिति आ गई। यहाँ तक तो क्लियर है चीजें, छोटा ही सा टॉपिक है ये, ज्यादा बड़ा है ही नहीं, इतने ही टॉपिक है, एक ही पेज में ही खत्म करा है हमने। तो धार्मिक में देखा जाए तो शैव धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रभाव कम, और मंदिर तथा धार्मिक क्षेत्र सीमित थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई दूसरा धर्म आ गया था, ठीक है। यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान मिलता है अधिकतर, और अलग अलग राजाओं के द्वारा हर धर्म से संबंधित मंदिरों का और स्थापत्य कला का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर जिस धर्म को मानने वाले लोग थे अलग अलग, तो उन्होंने अपने को लेकर यहाँ पर काफी सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का प्रभाव थोड़ा सा कम था। बौद्ध धर्म का कम था, जैन धर्म का तो फिर भी ज्यादा था। बौद्ध धर्म का इसलिए कम था क्योंकि बौद्ध धर्म के जितने भी जो प्रचारक थे वो दक्षिण भारत की तरफ नहीं आए। वो इसलिए नहीं आया दक्षिण भारत की तरफ क्योंकि दक्षिण भारत में उस समय ब्राह्मण और जैन धर्म ये पर्याप्त मात्रा में क्या हो चुका था, व्याप्त हो चुका था। इस कारण से बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, ठीक है, या उनके प्रचारकों ने इस तरफ आने की कोशिश नहीं की, वो सीधा उत्तर तरफ गए। तो आज देख लीजिए आप, उत्तर तरफ बौद्ध धर्म ज्यादा है, जैन धर्म आपको माइनॉरिटीज में मिलेगा, कम मिलेगा। पर दक्षिण भारत में वो भी कम नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत में जैन बहुत है, ठीक है। तो केवल ऐसा नहीं है, केवल ये था, जैन धर्म का प्रचार बाद में शुरू हो गया था, शैव धर्म का भी प्रचारक था। आज आप देख लीजिए शिव जी की पूजा, अधिकतर साउथ में शिव को लेकर कितने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं। वो पहाड़ पर आपने देखा ना शिव जी का जो केवल इतना गर्दन वाला हिस्सा दिख रहा है, कितने विशाल मंदिर हैं, कितने कहते ना संपत्ति वाले मंदिर हैं, तो वो साउथ में है। तो यहाँ धार्मिक स्थिति उस समय काफी अच्छी होती थी। इस समय की धार्मिक स्थिति इस समय के आप, ठीक है, शिक्षा और साहित्य से लगा सकते हो। तो देखिए इस समय तमिल भाषा और साहित्य का विकास हुआ, शिक्षा का माध्यम संस्कृत और संस्कृत के साथ साथ तमिल, ये शिक्षा का माध्यम थी, ठीक है। अभिलेखों में तमिल भाषा है, मौखिक रूप से दी जाती थी। 3 साहित्यिक परिषदों का आयोजन होता। 3 साहित्यिक परिषद मतलब वही जो मैं आपको बता रहा था। ये इस प्रकार से टॉपिक था। फिर इसके बाद आता है शिक्षा के बाद आपका आता है लास्ट जो टॉपिक रहता है वो मूर्तियां। तो ये कुछ ऐसे मंदिर हैं साउथ के, ठीक है, जिनका निर्माण किया गया था। कितने प्यारे मंदिर है, मतलब एक एक दीवार अलंकरण और इसके साथ साथ जो मेहराब वगैरह है, मतलब गजब यार, पत्थर की नक्काशी। इस समय की नक्काशियों का तो कोई आज के समय पे भी तोड़ नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं पुराने टॉपिक के क्वेश्चन भेज दूंगा। तो ये स्थापत्य कला है, मंदिरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बने होते थे, ठीक है, धार्मिक विषयों से संबंधित थे, ये सारी चीजें, ओके। हाँ, अलग अलग है। वही, सो डियर, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पर अपडेट कर दूंगा, है ना, वो देख लेना। और आप लोगों को बता देता हूँ, सेशंस को लाइक तो कर ही दिया करो। और अभी मैं आप लोगों के लिए जो कल वाली क्लास थी ना, ठीक है, उस क्लास को मैं एक बार ऑन कर रहा हूँ। कल वाली क्लास मतलब जो शाक वाला पोर्शन था, तो काफ़ी सारे लर्नर्स ने बोला था कि सर एक बार वो क्लास हमें फिर से देखना है। तो जो शक वाला पोर्शन जो हमारा उस समय पढ़ाया था ना, ठीक है, उस क्लास को मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ओके।
बाकी फिर हम लोग अभी 4 बजे मिल रहे हैं। 4 बजे आज आपकी स्पेशल क्लास है, और स्पेशल क्लास में आज हम आपका जो गोंडवाना था, गोंडवाना को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 4 बजे का सेशन आपको अटेंड करना है डियर, आज 4 बजे वाला। तो मुलाकात होती है हमारी 4 बजे वाले सेशन में। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी का? चलो, तो 4 बजे गोंडवाना स्पेशल क्लास में मिलते हैं। तब तक बाय बाय एवरीवन, है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज जरूर पूछिए अभी। ओके, चलो बाय अभी। आज हमें यवन आक्रमण के बारे में जानकारी चाहिए। धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये तो मैंने आपको कल बता ही दिया था, पुष्यमित्र सुंग। आज हमें यवन आक्रमण पढ़ना है, और यवन आक्रमण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, यवन हम किनको बोलते हैं। भारत में जो यवन, जो यूनानी राज्य की स्थापना हुई थी, इंग्लिश में जिसको हम बैक्ट्रियंस बोलते हैं, वो कौन थे, भारत में उनका इन्वेजन किस तरह से हुआ, डिटेल से एक एक चीजें आपको इस मैप के थ्रू समझाऊंगा, तब आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। ओके, इस मैप के थ्रू हर एक चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो, ओके, इस मैप के थ्रू हर एक चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ओके, इसमें पेन यूज नहीं कर सकते क्या अपन? इमेज में पेन नहीं आएगा तो ये आ जाएगा ना। इसमें कलर चूज कर लेते हैं, ये वाला। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको बताते हैं आज पूरा ये मैप के थ्रू आपको हर एक चीज कवर होगी। तो आपको याद है, मैंने कल आपको सातवाहंस पढ़ाया था। तो सातवाहंस का मैंने आपको महाराष्ट्र वाला, औरंगाबाद वाला हिस्सा बताया था कि ये लोग कहां पर, हमारे दक्षिण भारत में रूल कर रहे थे। सातवाहंस के बारे में हमने ये चीज पढ़ी थी। आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं यूनान के लोगों के बारे में, बैक्ट्रियंस जिसको बोला जाता था। तो सबसे पहले यूनान की स्थिति देख लो, तब जाके चीजें कवर आएंगी। तो इस मैप में आपको इंडिया दिख रहा है, इंडिया के बाद ये जो पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको पर्थिया बोला जाता था। पर्थिया इंग्लिश का नाम है, ठीक है। इसी को पर्शिया भी कहते हैं, ठीक है, एक ही नाम है। पर्थिया हो गया, पर्शिया हो गया, और जिसको हिंदी में हम फारस बोलते थे, ठीक है। यहीं आगे जाके आपको फारस की खाड़ी भी मिलेगी, फारस, ठीक है। और यहीं के जो निवासी थे, ईरान और इराक के जो निवासी थे, इनको फारसी कहा जाता था। ओके, तो ये फारसी हो गए, फारस हिंदी का नाम हो गया, इंग्लिश में पर्सिया हो गया, और पर्सिया को ही थोड़ा सा चेंज करके क्या बोला जाता था, पर्थिया। जैसे हम भारत भी बोलते हैं, भारतवर्ष भी बोला जाता है, नाम एक ही है ना, भारतवर्ष और भारत। उसी तरह से पर्शिया और पर्थिया, ये दोनों चीजें यहां पर थी। तो ये जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ये पर्थिया कहलाता था। अब एक और एरिया आपको याद रखना है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये इंडिया था, ये कभी हमारा होने वाला पाकिस्तान था। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जो मैं अब मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो मैं यहां पे मार्क करके बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको याद रखना है। इस हिस्से को बोला जाता था बैक्टीरिया, ठीक है। ये हिस्सा था बैक्टीरिया, ओके। समझना, क्योंकि अगर आपको कहानी समझना है पूरी यूनान के बारे में, तो यहां से ही स्टोरी बिल्कुल रूट से शुरू होती है, बिल्कुल इन डेप्थ डिटेल, एक एक चीज, भले ही क्लास लंबी हो जाए। पर आज जो यूनान, शक, कुषाण जो है, आज के बाद आपको कभी दूसरी तीसरी क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी। इवन आप बुक्स भी उठाओगे ना, कोई दूसरी बुक, तो उसमें आप गलतियां बता दोगे कि इसमें ये चीज नहीं लिखी है, ये चीज नहीं लिखी है। ऐसे कहानी की तरह आज आपको कवर होगा पूरा यूनान। ओके, हुआ क्या बेसिकली, आपको याद है ये जो हिस्सा दिख रहा है अर्मेनिया, साइरिया वगैरह,
इस हिस्से को बोला जाता था यूनान का, ये वाला। यहां से सिकंदर ने इन्वेड किया था हमारे भारत में। ये जो ग्रीस वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपको सिया दिख रहा है, तो ये मैसिडोनिया था, ये मैसिडोनिया कहा जाता था, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। यहां से सिकंदर होते हुए हमारे भारत में आया था। सिकंदर भारत आया। अब सिकंदर अकेला तो नहीं आया था, सिकंदर के साथ उसके कुछ सेनापति भी थे, जिसमें से एक सेनापति उसका सेल्यूकस निकेटर था, एक सेनापति उसका न्यारकस था, एस्ट्रिबुलस था, अनेर क्रिस्टस था। तो ये सिकंदर के कुछ सेनापति थे। जो जल सेनापति था सिकंदर का, जल नेवी का कमांडर, उसका नाम था न्यारकस। और जो थल सेनापति था सिकंदर का, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और सेनापति था सिकंदर का, जिसका नाम था एंटीगोनस। मैं बोल रहा हूं गोनस, एंटीयोकस नहीं बोला है मैंने, एंटीगोनस। तो सिकंदर का एक सेनापति का नाम क्या रहता है? एंटीगोनस। तो 3 सिकंदर के सेनापति थे। आप लोग मेरे साथ रिपीट कर लिया करो, उस चीज को एक बार बोल लिया करो अगर आप उस चीज को सुन रहे हो। तो एक सेल्यूकस निकेटर था, एक न्यारकस था और एक एंटीगोनस था। गोनस, ठीक है, योकस नहीं, गोनस था, एंटीगोनस। अब जैसे ही सिकंदर की यहां पर मृत्यु हुई बेबीलोनिया में, ओके, तो ये जो सिकंदर का तो कोई बच्चा था नहीं, तो ये जो पूरा एम्पायर था, अब ये इस पे रूल कौन करेगा? व्यास नदी तक सिकंदर हमारे यहाँ पर आ चुका था। पोरस के साथ उसकी लड़ाई भी हो गई थी झेलम नदी के ऊपर, आगे और बढ़ गया, चिनाब और व्यास नदी तक आया, फिर वापस गया। वापस जाने के बाद उसकी तबीयत खराब होती है, जनजातियों से थोड़ा सा वो युद्ध भी हारता है, और फिर क्या हो जाता है, बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इतना बड़ा एम्पायर सिकंदर का था, तो ये रूल कौन करेगा? गौरी के बाद तो उसके भाई थे, ठीक है, तो जिन्होंने एवक और बाकी सभी लोगों को बांट दिया। यहाँ पे कौन आएगा? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद 3 व्यक्ति सामने निकल कर आते हैं, जिन्होंने इस पूरे सिकंदर के क्षेत्र के ऊपर क्या किया था? रूल किया था। जिसमें सबसे पहला नाम निकल कर आता है किसका? सेल्यूकस निकेटर, जिसको मैंने एस और एन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेल्यूकस निकेटर इधर रूल कर रहा था, ठीक है, ये वाले हिस्से पर रूल कर रहा था। इसी के बाद यहां पर जो हिस्सा था, ये पर्थियन का थोड़ा अर्मानिया वाला हिस्सा, यहां पे रूल कौन कर रहा था? एंटीगोनस, ठीक है, एंटीगोनस। याद रखना, प्लीज बोलते हुए चलना। अगर आप सुन रहे हो ना इस चीज को, तो एक बार हल्के से बोलते हुए चला करो, ओके। इधर जो रूल कर रहा था, वो कर रहा था एंटीगोनस। आई नो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं इसको किसी दूसरे पेन से लिखने की। रेड से लिख जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या था आपका? एंटीगोनस। अब एंटीगोनस जो रूल इधर कर रहा था, और ये जो सिकंदर का जो पूरा जो पानी वाला हिस्सा था ना, यहां पे जो रूल कर रहा था, इसका नाम था न्यारकस। यहां पे कौन रूल कर रहा था? न्यारकस रूल कर रहा था, ओके। अब सेल्यूकस निकेटर इधर है, ठीक है, एंटीगोनस ऊपर है और इधर है। तो ये जो साम्राज्य का मैंने आपको विभाजन बताया, ये ऐसा नहीं तुरंत विभाजन हो गया था इस साम्राज्य का। सेल्यूकस निकेटर और एंटीगोनस के बीच में एक लड़ाई हुई थी, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी। इसको इम्पस की लड़ाई कहा जाता है। अगर आप लिख सकते हो ये चीजें तो जरूर लिख लेना, क्योंकि ये चीजें कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप YouTube छान लेना, किताबें छान लेना, डिटेल से पढ़ लेना। अगर आपको इतना डिटेल्ड में, इतने कितना एक सिस्टमेटिकली तरीके से यूनान कहीं पर भी मिल जाए, आई एम चैलेंजिंग यू, यूट्यूब पर कहीं पर भी इतने सिस्टमेटिकली अगर यूनान, एंटीगोनस, एंटीयोकस, एंटीअल्कीडस, इम्पस की लड़ाई, ठीक है, कोई भी आपको समझा दे, ये क्लास जरूर थोड़ा सा टाइम ले सकती है, पर आपके जो हिस्ट्री को लेकर सबसे जो टफ टॉपिक है ना, ये इतनी अच्छे से और शार्प तरीके से क्लियर करेगी कि आपको इस क्लास के बाद कभी भी दोबारा हिस्ट्री में ये 3 टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि शक कौन थे, कुषाण कौन थे, पर्थियन, बैक्ट्रियन कौन थे, ये जरूरी, ओके, समझना। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सा लंबा होगा क्लास, पर आपको इतने डिटेल से और डेप्थ से समझाया जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप लिख सकते हो तो प्लीज जरूर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो सिकंदर की डेथ हुई। सिकंदर की डेथ के बाद ये जो पूरा एम्पायर था, ठीक है, ये इसके 3 सेनापति ने संभाला। सेनापति जो न्यारकस था, ठीक है, पानी से प्यार था उसको, जल सेनापति था सिकंदर का, तो उसने ये पूरा मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी वाले हिस्से में, ठीक है, यूनान ग्रीस वाले हिस्से में वो चला गया। ये जो हिस्सा था,
इसलिए जो सेल्यूकस निकेटर ने परथिया वाले हिस्से पे रूल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो एंटीगोनस था ये कहां पे रूल करने लगा, थोड़ा सा ऊपर अफगानिस्तान और इस वाले हिस्से पे ये रूल करने लगा। सेल्यूकस निकेटर के साइड जब तक जिंदा था, सेल्यूकस निकेटर किसका कंटेम्परेरी था, याद है ना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई भी होती है, जो चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सेल्यूकस निकेटर इस लड़ाई में हार जाता है। तो हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, यही इसी एरिया पे तो रूल कर रहा था वो, तो जो काबुल हो गया, कांधार हो गया। अब ये इतना मत समझना कि इस एरिया पे ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पूरा आपको जो इस कलर से दिख रहा ना, ये जो डार्क कलर से, इस एरिया पे रूल कर रहा था सेल्यूकस निकेटर। ये तो मैंने लिखा हुआ है, जो सर्किल बनाया है इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये सोचो कि सर व्हाइट वाले पे रूल कर रहा था, व्हाइट वाले पे सेल्यूकस निकेटर रूल नहीं कर रहा था, इस एरिया को बैक्टीरिया बोला जाता है। ओके, सेल्यूकस निकेटर इस पूरे पर्पल वाले हिस्से पे रूल कर रहा था, पर्पल वाले हिस्से पे। ओके, तो इसने क्या किया, जब सिकंदर से ये लड़ाई में हारा, जो इसने काबुल, कांधार और जो बाकी का क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था इसने। ओके, अब होता है क्या, यहां से जो कहते हैं ना आगे की स्टोरी है वो शुरू होती है। ठीक है, तो अब दो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे एंटीगोनस, ठीक है, ऊपर वाले एरिया में था, नियारकस अलग था। अब सेल्यूकस निकेटर से कहानी शुरू होगी और दो चीजें आपको याद रखनी है, बैक्टीरिया और परथिया। ओके, तो आई होप आपको अभी तक इतना क्लियर हो चुका होगा। अब बैक्टीरिया और परथिया से चीजें शुरू करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो बैक्टीरिया किस जगह को बोलते हैं। तो बैक्टीरिया मैंने आपको जगह बता दी, ये जो हिस्सा आपको मैंने बना के दिखाया है ये हिस्सा कहलाता था आपका बैक्टीरिया का। अब देखो आगे होता है क्या, सेल्यूकस निकेटर के बाद इसके बेटे आते हैं। तो इनके जो हायरार्की, जैसे चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया, उसके बाद अशोक आया, उसी प्रकार से सेल्यूकस निकेटर के भी तो कुछ बच्चे होंगे ना। तो सेल्यूकस निकेटर के जो बच्चे थे इनके नाम याद करना आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का बच्चे का नाम था, सुनना, एंटीयोकस, योकस। और इसके पहले जो मैंने नाम बोला था वो था एंटीगोनस, इसीलिए मैंने दोनों के ऊपर जोर डाला था, गोनस के ऊपर। तो एंटीगोनस कौन था, जिसका सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई हुई थी। ये सेल्यूकस निकेटर के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, इम्पस की लड़ाई। सिकंदर का सेनापति था, कौन था, एंटीगोनस। और सेल्यूकस निकेटर का जो बेटा था उसका नाम था एंटीयोकस। याद रखिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये गोनस और योकस यहां आपको कंफ्यूज कर देंगे। और हिस्ट्री में ये दो व्यक्ति थे, कोई एक व्यक्ति नहीं था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है। तो चंद्रगुप्त में कंफ्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो एक मौर्य वंश से संबंधित है और एक गुप्त वंश से संबंधित है, जबकि दो चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, इसी तरह से याद रखना है कि एंटीयोकस जो था, ठीक है, वो कौन था, एंटीयोकस सेल्यूकस निकेटर का बेटा था। और एंटीगोनस जो था वो सिकंदर का सेनापति था। इसीलिए ब्रैकेट में लिख लेना अगर आप इन चीजों को लिख रहे हो तो। अब सेल्यूकस निकेटर का एक बेटा होता है, कौन, एंटीयोकस। इसके तीनों, इसका फिर इसका बेटा होगा एंटीयोकस 2 कहलाएगा, फिर इसका एक और बेटा होगा उसको एंटीयोकस 3 बोलेंगे। तो बस एंटीयोकस आपको याद रखना है। होता है क्या, जब एंटीयोकस फर्स्ट, ये वही एंटीयोकस फर्स्ट है, ठीक है, जिससे बिंदुसार ने 3 चीजें मंगवाई थी। एक अंजीर मंगवाया था, वाइन मंगवाई थी, और वाइन के साथ साथ एक फिलोसफर मंगवाया था। याद आया आपको, एंटीयोकस फर्स्ट से मंगवाया था बिंदुसार। फिर बाद में आगे जाके पहले फिलोसफर को नहीं भेजा था, बाद में डायमिकस और डायनोशियस वगैरह को भेज दिया था उसने। बिंदुसार के बाद समय डर गया था भाई, बिंदुसार चंद्रगुप्त का लड़का है। फिर उसके बाद अशोक आया था, तो एंटीयोकस 2 है ना, एंटीकेडालसस ये एक थे। ओके, तो इसी तरह से सेल्यूकस निकेटर के बच्चे होते हैं, तो जो बिंदुसार और अशोक के कंटेम्परेरी होते हैं। ओके, तो हुआ क्या कि जब यहां पर सेल्यूकस निकेटर जब तक जिंदा था तो इस एरिया पे तो वो रूल करता रहा, कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीजें बहुत अच्छी से चलती रही। अब सेल्यूकस निकेटर के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर यहां पर बैठता है, जिसका नाम था एंटीयोकस। तो एंटीयोकस फर्स्ट जब गद्दी पर यहां पर बैठा, उसने कुछ भी नहीं किया, वो भी बिंदुसार के जैसा था, ठीक है। अपने साम्राज्य की उसने देखभाल यहां पर की, पूरे अपने साम्राज्य की देखभाल वो यहां पर करता रहा। साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। एक गाल जनजाति हुआ करती थी, ठीक है, गाल जनजाति, उसने उस जनजाति को यहां पर हराया। अब जब एंटीयोकस फर्स्ट गद्दी पर बैठा था तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा ना, इसको बैक्टीरिया बोला जाता था, ठीक है। जैसे हमने अपने अशोक ने भी क्या किया था, अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा था,
तक्षशिला हो गया, कलिंग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, ये ना अवंती हो गया, तो ये उसके कुछ प्रमुख राज्य थे। तो क्या सेल्यूकस निकेटर अपने इतने बड़े राज्य को नहीं बांटेगा? भाई उसका भी तो इतना बड़ा राज्य है ना, पर्थिया। तो उसने इस हिस्से को बैक्ट्रिया नाम दिया, और यहां पर क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था डायोडोटस। ठीक है, यहां लिख देता हूं इसका नाम, दिख रहा है आपको, डायोडोटस, टा और सा नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं, व्हाइट पेन नहीं दिख रहा, रेड से लिखूंगा, डायोडोटस या डोटस, डायोडोटस। ये डायोडोटस कौन है? ये सेनापति है। कहां का सेनापति है? बैक्ट्रिया का सेनापति है। बैक्ट्रिया कहां पर है? ये अफगानिस्तान, काबुल वाला हिस्सा, कांधार वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहां पर है बैक्ट्रिया। डायोडोटस किसका सेनापति है और किसका यहाँ पर प्रधान, किससे कंटेम्पररी था? एंटियोकस फर्स्ट के। एंटियोकस फर्स्ट कौन है? सेल्यूकस निकेटर का बेटा। सेल्यूकस निकेटर कौन है? अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहते हैं, उसका सेनापति। सिकंदर कौन है? मकदूनिया का राजा। ओके, क्लियर है पूरा हिस्ट्री यहाँ पे, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, मेरे साथ रिपीट करते चलना प्लीज इन नेम्स के लिए। मैं बोल रहा हूँ एक बार बोल लेना, अपने शब्दों में उच्चारण कर लेना इन चीजों का, तो आपको थोड़ा सा याद बना रहेगा, क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं ना वो दिमाग में सेट होती है, और जिसको हम केवल पढ़ते हैं तो वो थोड़ी सी मेमोरी में कम सेट हो पाती है। तो बोलते हुए चलना मेरे साथ। तो डायोडोटस जो था वो सेनापति था, ठीक है, इस एरिया का। सेल्यूकस निकेटर के टाइम पे भी ये रहा था। फिर जब सेल्यूकस निकेटर की 293 में, ठीक है, 298 में किसकी मृत्यु होती है? चंद्रगुप्त की होती है। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु के 5 साल बाद, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु होती है। तो जब सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु हुई तो इस एरिया पर कौन बैठ गया? सेल्यूकस निकेटर का बेटा। क्या नाम था उसका? एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, एंटियोकस फर्स्ट गद्दी पर बैठा। उसने क्या किया? इस पूरे साम्राज्य को संभाला, और डायोडोटस को क्या कर दिया उसने? यहां पे अपना सेनापति बना दिया। अब जैसे ही एंटियोकस फर्स्ट की मृत्यु हुई, ठीक है, सुनना, एंटियोकस फर्स्ट की मृत्यु हुई, एंटियोकस टू, ठीक है, एंटियोकस टू गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, एंटियोकस टू गद्दी पर बैठा। एंटियोकस टू कौन कहलाएगा? सेल्यूकस निकेटर का नाती। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का नाती, बेटे का बेटा। ओके, तो सेल्यूकस निकेटर का नाती जब गद्दी पर बैठा, एक नंबर का अय्याश व्यक्ति, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो दिन भर दारू पीना, ठीक है, क्योंकि पिताजी से उसे इतनी सारी संपत्ति मिल गई थी, इतनी सारी संपत्ति। तो भैया जिसको कई बार संपत्ति इतनी ज्यादा मिलती है ना, घर से बड़ा पैसा ऐसा मिल जाता है, वो ज्यादा काम धाम करना पसंद नहीं करते। यहाँ पर इनके साथ भी यही हुआ। तो एंटियोकस टू जब गद्दी पर बैठा तो इनकी अय्याशी को देखकर डायोडोटस को ऐसा लगा कि यार ये जो व्यक्ति है ना, ये काम का नहीं है, ठीक है। तो इसने यहां पर क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। किसने कर दिया? यहां पर डायोडोटस ने बैक्ट्रिया पर रिवोल्ट कर दिया, और बैक्ट्रिया को क्या कर दिया? यहां पर उसने स्वतंत्र घोषित यहां पे कर दिया। तो एंटियोकस फर्स्ट के समय पे तो ये गवर्नर बन गया था, प्रांतपति बन गया था यहाँ का, ठीक है, उसके समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। पर जैसे ही एंटियोकस फर्स्ट की मृत्यु हुई, उसका बेटा गद्दी पर बैठा एंटियोकस टू, डायोडोटस ने यहाँ पर विद्रोह यहाँ पर करना यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है, विद्रोह करा। और इस विद्रोह को क्या हुआ? बीच में दबा दिया गया, कुछ समय बाद दबा देते हैं। फिर जैसे ही डायोडोटस का लड़का गद्दी पर बैठता है, तो इसका नाम भी कुछ अलग नहीं था, ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 और 2 चल रहे हैं ना, इधर पर भी 2 आ जाएगा। तो डायोडोटस 2 गद्दी पर जैसे ही बैठा, यहाँ पे एंटियोकस 2 है, ठीक है, यहाँ पर कौन है? डायोडोटस 2 है। तो यहाँ पर डायोडोटस 2 जैसे यहाँ पर गद्दी पर बैठा, तो इसने क्या किया? यहाँ पर अपने इस पूरे के पूरे एंटियोकस 2 को हराने की कोशिश की कि ये काम करते हैं, ये हिस्सा तो आ ही गया बैक्ट्रिया का हिस्सा, ये एंटियोकस 2 क्या है? बड़ा अय्याश किस्म का व्यक्ति है, एक काम करते हैं, इस एरिया पे भी हम कब्जा कर लेते हैं। तो डायोडोटस 2 ने क्या किया? एंटियोकस के ऊपर आक्रमण कर दिया। डायोडोटस ने एंटियोकस के ऊपर आक्रमण कर दिया, एंटियोकस 2 के ऊपर, ठीक है, आक्रमण हुआ, डायोडोटस हार गया। भले ही अय्याश था, कुछ भी था, उसके पास सेना थी, सेल्यूकस निकेटर के वफादार थे, अपने पिताजी के वफादार थे,
होता है ना कई बार यहाँ पे बच्चा भले ही कितना नालायक हो, पर पिताजी और दादाजी के संबंधों के कारण ठीक है उसकी कुछ गलतियां माफ कर दी जाती हैं और लोग उसके समर्थन में खड़े होते हैं। ये होता है, अगर पिताजी अच्छे हैं, दादाजी अच्छे हैं, उनकी छवि अच्छी है, तो उनके नाती पोतों को उसका फायदा मिलता है। वही यहाँ पर एंटियोकस के साथ हुआ। इनके जो दादाजी थे सेल्यूकस निकेटर, इनके जो पिताजी थे एंटियोकस फर्स्ट, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, तो उसका फायदा मिला। डायोडोटस टू यहाँ पर हार गया और वो पर्थिया को, पूरा ये पर्थिया मतलब पर्शिया, ईरान और इराक का हिस्सा, इस पर्थिया को जीत नहीं पाया और इन दोनों के बीच में क्या हो गई, यहाँ पर संधि हो गई। ओके, तो डायोडोटस टू डायोडोटस वन का बेटा था। डायोडोटस वन कौन था, सेनापति था बैक्ट्रिया का। बैक्ट्रिया कौन सी जगह थी, अफगानिस्तान, इंडिया, काबुल, कांधार, पेशावर का ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, जो हिंदुकुश पर्वत के आसपास का हिस्सा है, ये हिस्सा था। आगे जाके जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो जो हिंदुकुश पर्वत है ना, यहीं पर सेथियन नाम की जनजाति रहती थी। आगे जाके जिसको हम शक बोलते हैं ना, वो यहीं पे ही रहती थी, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में। ओके, तो डायोडोटस टू और एंटियोकस टू के बीच में संधि हो गई। संधि क्यों हुई, क्योंकि एंटियोकस टू भले ही कैसा था, पर इसके पास इसके दादाजी और पिताजी के वफादार थे। इन दोनों के बीच में यहाँ पर संधि हुई, यहाँ पर ये हार गया। अब बीच में यहाँ पे एक और कहानी शुरू होती है। तो अभी तक तो सारी चीजें क्लियर है, प्लीज एक बार बता दो। स्पेशल क्लास आज नहीं है, मंडे से हम शुरू करेंगे स्पेशल क्लास को। यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। रश्मि, जयश्री, महेंद्र, गोविंद, नेहा, सचिन, एंटियोकस 1 2 3, डायोडोटस 1 2 3 लिख रहे हो या अपने हिसाब से बना रहे हो नोट्स? क्लियर है? पूजा, साधना जी, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। चलो आगे समझते हैं। हम यहां तक मैंने आपको बताया। अब जैसे यहां पे डायोडोटस हार गया इस युद्ध में, ठीक है, डायोडोटस हार गया, तो जब कभी भी कोई एक जब बड़ा राजा होता है ना, जब वो हार जाता है, तो उसके क्षेत्र के जो छोटे छोटे से राजा होते हैं ना, वो सर उठाना शुरू कर देते हैं। ये होता है, अक्सर यहाँ पर होता है। तो इसमें लिखा था कि डायोडोटस का जो बेटा था ना, ठीक है, उसको मरवा दिया था एंटियोकस ने। डायोडोटस का जो बेटा था ना 2 का, उसको मरवा दिया था एंटियोकस ने। और इसी के क्षेत्र में, बैक्ट्रिया के क्षेत्र में एक राजा था, ठीक है, यही बैक्ट्रिया के क्षेत्र में एक छोटा सा जगह थी, यहाँ पे एक राजा था, ठीक है, उस राजा का नाम था यूथेडेमस। क्या नाम था? यूथेडेमस। यहां लिख देता हूं नीचे, आपको याद रहेगा इधर। उस राजा का नाम था यूथेडेमस। इसी क्षेत्र का एक छोटा सा बैक्ट्रिया में ही एक छोटा सा यहाँ पर एक राज्य था। तो एंटियोकस ने क्या किया, इस एंटियोकस 2 ने, अय्याश और बिल्कुल गंदी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इस यूथेडेमस के साथ मिलकर, है ना, इसके बेटे को मरवा दिया। अब बेटे के गम में ये इतना दुखी हो गया कि आगे जाके डायोडोटस 2 की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर यूथेडेमस को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, गद्दी पर बिठाल दिया जाता है, पूरे के पूरे बैक्ट्रिया पर। तो यूथेडेमस ने एंटियोकस 2 के साथ मिलकर डायोडोटस 2 के बेटे की मृत्यु करवा दी, ठीक है, और उसको भी मरवा दिया और बैक्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लिया। अब अगला राजा जो आता है वो आता है यूथेडेमस। ये यही यूथेडेमस राजा है जो यहाँ पर क्या करेगा, ठीक है, एक नया वंश यूथेडेमस वंश लेकर आएगा। ओके, तो अभी ये जो सारी चीजें चल रही हैं, एंटियोकस 2 चल रहा है, यूथेडेमस चल रहा है, ये टाइम पीरियड पता किसका चल रहा है? ये टाइम पीरियड चल रहा है अशोक का। जब हमारे यहाँ पर इंडिया में अशोक था ना, उस समय ईरान इराक में ये सारी चीजें हो रही थी। जब अशोक यहाँ पे शिलालेख बनवा रहा था, स्तंभ लेख यहाँ पर बनवा रहा था ना, तब वो सारी चीजें क्या चल रही थी, यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी। ओके, ये सारी चीजें अशोक का टाइम, क्योंकि अशोक के टाइम पे ही था एंटियोकस 2। अब हुआ क्या, जैसे यहाँ पे एंटियोकस 2 के मरने के बाद, ठीक है, जो नेक्स्ट सक्सेसर आता है वो आता है एंटियोकस 3। ठीक है, सुनना, तीनों आएंगे यहाँ पे, एंटियोकस 3 भी आएगा। तो बहुत बार आपने देखा है ऐसा कि बच्चे, देखो कहते हैं ना, कहते हैं ना मैच्योरिटी क्या होती है, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि उम्र के साथ मैच्योर होते हैं लोग, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि जिम्मेदारियां व्यक्ति को ज्यादा जल्दी मैच्योर कर देती हैं, ना कि उम्र मैच्योर करती है, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो 16 साल का बच्चा भी अपनी घर की परिस्थितियों को देखकर काम करना शुरू कर देगा, जब वो देखेगा कि उसके घर में पैसे है, उसको फाइनेंशियल हेल्प की यहाँ पर जरूरत है। तो एक जो उम्र होती है ना, वो केवल एक डिजिट होती है, एक वो संख्या होती है, पर मैच्योरिटी परिस्थितियों से आती है। ऐसी चीजें यहां पर हुई एंटियोकस 2 के समय पे।
तो ये कैसा प्रवृत्ति का था, एक अय्याश प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जो इसका बेटा था एंटियोकस III, उसने वो सारी गतिविधियां देखी थी अपने पिताजी की कि इसके पिताजी किस तरह से हुआ करते थे। इसने यहाँ पर क्या किया, जैसे एंटियोकस II की, ठीक है, विलासतापूर्ण जीवन के कारण, ठीक है, लिवर विवर किडनी खराब हो गई होगी, उसके कारण जैसे इसकी यहाँ पे मृत्यु होती है, एंटियोकस III गद्दी पर बैठता है। एंटियोकस III, कमेंट करके बताना एंटियोकस III सेल्यूकस निकेटर का कौन कहलाएगा। अगर आप स्टोरी को सुन रहे होगे ना तो आप आराम से बता दोगे कमेंट करके एंटियोकस III कौन था सेल्यूकस निकेटर का, कमेंट करके लिख के बताना। एंटियोकस III गद्दी पर बैठा। अब एंटियोकस III उतना ही महान था, ठीक है, जितना महामूर्ख इसका बाप था, ठीक है, एंटियोकस II। तो इसने परिस्थितियों को देखा था, समझा था, जाना था। एंटियोकस III ने अपने पिताजी को देखा था, ठीक है, ये इतना अच्छा शासक था एंटियोकस III, ठीक है, III। इसने क्या किया, सिकंदर, पिताजी, अपने दादाजी, इन सभी के बारे में पढ़ा और इसने यूथेडेमस से बोला कि ये जिस क्षेत्र पे तुम जो रूल कर रहे हो ना बैक्टीरिया पर, ये मेरे पिताजी का दिया हुआ क्षेत्र है, उनकी मदद से ही तुम गद्दी पर बैठे हो। यूथेडेमस को ऐसा बुरा लगा, कहता अच्छा तुम मुझे सिखाओगे बैठे हो, तुम्हारे पिताजी की मैंने भी मदद की थी डायोडोटस II को मरवाने के लिए, ये और वो। दोनों के बीच बहस हो गई, ठीक है, किसके, यूथेडेमस के बीच में और एंटियोकस III के बीच में। दोनों के बीच लंबी बहस चलती है और बहस के बाद युद्ध होना शुरू हो गया। लगभग 227 से लेकर 187 तक, 227 से लेकर 187 तक, 25 से 30 साल तक इन दोनों के बीच में, एंटियोकस III और यूथेडेमस के बीच में कंटिन्यूअसली युद्ध चलता रहा, कंटिन्यूअसली। ये बैक्टीरिया को चाह रहे थे, ठीक है, एंटियोकस III अपने में मिलाने के लिए। ये यूथेडेमस क्या चाह रहे थे कि बैक्टीरिया हमारा छूटे ना। और एंटियोकस III यार ऐसा मजाक वाला थोड़ी व्यक्ति है भाई, वो भी तो सेल्यूकस निकेटर का परपोता है, परपोता है, तो जीन्स तो वही है ना, ठीक है, जीन्स तो वही है अपने पिताजी के, दादाजी के, भाई एक लड़ाकू प्रवृत्ति के जीन्स, तो भले बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया होगा पर जीन्स तो वही रहेंगे सेल्यूकस निकेटर के। तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में 25 साल लड़ाई चली, एंटियोकस III और यूथेडेमस के बीच में। कोई निर्णय नहीं निकलता इस लड़ाई का, क्योंकि यूथेडेमस भी क्या था, बड़ा प्रतापी राजा था। अंत में क्या हुआ, यूथेडेमस की उम्र ज्यादा हो गई थी क्योंकि वो इसके पिताजी का कंटेम्परेरी था। ये जब उम्र बढ़ती है ना, उम्र बढ़ने के बाद इंसान क्या करता है कि जो हेडेक देने वाली चीजें होती है इनको दूर करता है। बिल्कुल वो कभी नहीं चाहता कि ये चीजों को मैं अपने साथ और आगे तक कंटिन्यू करूं। तो यूथेडेमस की उम्र बढ़ रही थी, तो यूथेडेमस ने बोला कि यार ये अब बहुत हो गया यार, 25 30 साल 40 साल से हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, एक काम करते पर संधि कर देते हैं, ठीक है। एंटियोकस III से बोला अपन एक संधि कर लेते हैं। तो संधि करने के लिए अब डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, संधि के लिए किसी पर्सन को ही तो भेजना पड़ता है ना, खुद थोड़ी जाएगा आगे जाके कि चलो भाई संधि करना है। संधि के लिए इसने एक व्यक्ति था जिसका नाम था टेलियम। ये वही टेलियम है जो आगे जाके टेलियस नाम से इतिहासकार बनेगा। ये वही टेलियम है जो आगे जाके बहुत सारी किताबें लिखेगा जिनको हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, टेलियस हो गया, एरिसियस हो गया, ये वही टेलियम है जो बहुत बड़ा इतिहासकार था। तो इस टेलियम नाम के व्यक्ति को भेजा, किसने भेजा, यूथेडेमस ने एंटियोकस III के पास संधि हेतु यहाँ पर भेजा, ठीक है, ये चीज गया। टेलियम गया, टेलियम क्या गया, ठीक है, संधि नहीं करवा पाया, भले ही इतना टैलेंटेड था टेलियम, पर उसकी संधि नहीं करवा पाया। अब इस यूथेडेमस का सुनना गौर से, अगर लिख रहे हो तो लिख लेना। अब इस यूथेडेमस का एक बेटा था, अब इस बेटे का नाम गौर से सुनना, और इसी बेटे का नाम ही आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है। इस यूथेडेमस का बेटा था और इसी के बेटे का नाम था ड्रेमेटियस। क्या नाम था, ड्रेमेटियस। ओके, यहां से स्टोरी सुनो। ये बुक्स है ना डायरेक्ट यही लिख के देती है, ये इसका बेटा था ड्रेमेटियस, यही मिलता है ना, ड्रेमेटियस। ड्रेमेटियस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, यूथेडेमस वंश का था। लूसेंट ऐसे ही लिखती है ना, ड्रेमेटियस ने आक्रमण किया, ब्रैकेट में यूथेडेमस। अरे यूथेडेमस वंश था कौन, पता भी तो चले, ये था यूथेडेमस वंश। टेलियम को भेजा पहले यूथेडेमस ने एंटियोकस III के पास, संधि करवा लाओ, नहीं हुई संधि, कोई संधि नहीं हो पाई। बाद में अपने बेटे को भेजा ड्रेमेटियस को। ड्रेमेटियस की इतनी प्रभावशीलता थी, ठीक है, इसको देखकर जो एंटियोकस III था वो इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने ड्रेमेटियस से अपनी बेटी की शादी करवा दी।
मतलब एंटीओकस जो 3 था ना, उस एंटीओकस 3 की जो शादी थी, ठीक है, किससे, उसकी बेटी की शादी किससे हो गई, ड्रिमेटियस से शादी हो गई। मतलब अब इन दोनों के बीच में क्या बन गए, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बन गए। तो जो परथिया और जो बैक्टीरिया की जो लड़ाई चल रही थी, जो आपस में यहां पर लड़ाई चल रही थी परथिया और बैक्टीरिया की, ये क्या हो जाती है, यहां पर खत्म हो जाती है। क्योंकि भाई अब दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बन जाए। फिर से रिपीट कर देता हूं, एंटीओकस 3 कौन था, एंटीओकस 2 का बेटा। एंटीओकस 2 कौन था, सेल्यूकस निकेटर का नाती था। ओके, इन दोनों के बीच में लड़ाई क्यों चल रही थी, क्षेत्र को लेकर, बैक्टीरिया और परथिया को लेकर। परथिया कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये पर्शिया कहलाता था, ईरान और इराक का जॉर्डन वाला हिस्सा। बैक्टीरिया कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये जो अफगानिस्तान, काबुल, कांधार का ये हिस्सा है, ये बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है, ये स्टोरी थी। अब सुनना आगे की और बढ़ती है। ड्रिमेटियस की शादी किससे हो गई, एंटीओकस 2 की बेटी से यहां पर शादी हो गई। अब एंटीओकस 3 की बेटी से शादी हो गई। एंटीओकस 3 ने की जब शादी हो गई, तो एंटीओकस 3 ने एक बार अपने भारत के ऊपर आक्रमण करने का सोचा। अब तो भाई दोस्त बन गए, ठीक है, दामाद बन गए। तो एंटीओकस 3 ने क्या किया था, एक बार लगभग 206 के आसपास भारत के ऊपर, लगभग हिंदकुश होते हुए वो भारत यहां पर आया था। ठीक है, यहां पर भारत यहां पर आया, ठीक है, भारत आया, अटैक किया थोड़ा सा, पर जहां पर देखा कि इस समय भी कौन थे, मौर्य हुआ करते थे 206 में भी, तो अटैक ना करके फिर ये चुपचाप यहाँ पे हिंदुकुश वाले हिस्से से वापस चला गया। अटैक किया था इसने, ठीक है। ये जो सारी घटना, जब इसने अटैक किया 206 में, ये सारी घटना इसका दामाद ड्रिमेटियस देख रहा था। इसका दामाद ड्रिमेटियस देख रहा था। ड्रिमेटियस ने देखा कि मेरे ससुर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुकुश की पहाड़ियां, खैबर दर्रे की पहाड़ियां के आसपास तक पहुंचा, ठीक है, बिल्कुल पहुंचा, पर जीत नहीं पाया भारत को। हिंदुकुश के बाद क्या हो गया, वो उस समय भारत आया, ठीक है, और भारत आके क्या हो गया, वापस हो गया। तो ड्रिमेटियस को ऐसा बुरा लगा कि भारत में ऐसा है क्या कि इनके पहले की भी जो एंटीओकस थर्ड के ग्रेट ग्रैंड फादर थे ना, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, दादाजी के पिताजी थे एंटीओकस 3 के, सेल्यूकस निकेटर। उसको पता चला कि यार मेरे ससुर के जो कहते ना दादा के दादा थे, वो भी भारत के ऊपर आक्रमण करा था उनने 305 में, आज से 100 साल पहले, वो भी हार गए, वो भी हार गए। ड्रिमेटियस के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी कि ऐसा आखिर में भारत में है क्या कि जो मेरे दादाजी, पिताजी, ससुर, बाबा, उन सबने आक्रमण किए, वो हारते ही जा रहे हैं, हारते ही जा रहे हैं। उसके दिमाग में ये चीज दौड़ी और उसने कहा कि अब मैं भी भारत के ऊपर यहां पर क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। ड्रिमेटियस ने सोचा, और जब ड्रिमेटियस ने भारत में आक्रमण करने की सोची थी, तब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था, लगभग 190-85 के आसपास सुंग वंश का टाइम पीरियड आ रहा था ना, तभी ड्रिमेटियस का आक्रमण हो रहा था। और ये वही टाइम पीरियड है जब ड्रिमेटियस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो पुष्यमित्र सुंग ने तुरंत बृहदत्त को बोला, जो अंतिम राजा था मौर्य वंश का, कि भैया विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं, ड्रिमेटियस आ रहा है आक्रमण करने, मान जाओ। तो क्या बोला था बृहदत्त ने कि भैया हम तो धम्म की नीति का पालन करते हैं, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे यहाँ पे। तो यहीं से ड्रिमेटियस ये था, भारत के ऊपर इसने आक्रमण क्यों किया था, क्योंकि इसको अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता था कि उन जो भी भारत के ऊपर आक्रमण करे थे वो जीत नहीं पाए थे कभी भी। तो फिर इसने ड्रिमेटियस ने आक्रमण किया। भारत की उस समय ये कह सकते हैं बदकिस्मती ये थी कि मौर्य वंश का पतन चल रहा था। हालांकि एक नया वंश उभर कर सामने आया, शुंग वंश आया, पर मौर्य वंश जितना जो विशाल साम्राज्य था ना, शुंग वंश ने स्थापित नहीं किया। है क्या, ब्राह्मण के सेंस में देखोगे, वैदिक सेंस में देखोगे तो उनका उत्थान हुआ, बिल्कुल हुआ, अच्छी बात है, पर साम्राज्य विस्तार के सेंस में देखोगे तो यहां जितनी बड़ी जो हमें हानि हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी, और ना उसकी कोई भरपाई आगे जाके हो पाई। तो जैसे यहां पर जब इसका ड्रिमेटियस का भारत के ऊपर आक्रमण होता है, हिंदकुश तक तो उसको पता था, ठीक है, अपने पिताजी के अपने ससुर के साथ उसने अटैक किया था एंटीओकस 3 के साथ, तो हिंदकुश तक तो वो अटैक करता हुआ 183-180 के आसपास तक आ गया। कौन, ड्रिमेटियस सीधा आता है भारत में 183 में। अब यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें एंटीओकस 1, 2, 3, 4 ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखना आगे क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आज यूनानी कौन थे। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इससे ज्यादा इजी तरीके से कोई और एक्सप्लेन कर पाएगा, या आपको इतना इजी लेक्चर कहीं और मिलेगा। मिल जाए तो अच्छी बात है यार, बाकी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है,
क्योंकि इतना डिटेल से यूपीएससी ऑप्शनल हिस्ट्री में ही पढ़ाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ाते हैं हम अपनी स्टोरी को। तो ड्रीमेटियस ने आक्रमण किया। ये हमारा अभी देखो मथुरा भी दिख रहा है, इंडो ग्रीक दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। यहां से ये यूची जनजाति है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आती थी ये यूची जनजाति। ओके यूथेडेमस सॉरी क्या नाम था इसका, ड्रीमेटियस का। ड्रीमेटियस ने हिंदू कुश होते हुए ये भारत के इस हिस्से तक सियालकोट मतलब आज का जो पेशावर कहलाता है ना, पाकिस्तान का पेशावर हिस्सा, उसको सियालकोट बोलते हैं। ओके सियालकोट तक ये भारत पर आक्रमण करता हुआ इधर तक आ गया, इवन मथुरा तक यहां तक आ गया था ड्रीमेटियस भारत में आक्रमण करता हुआ। सूला ठीक है, कुछ इतिहासकार तक ये तक बताते हैं ठीक है कि इसने जो साकेत वाला हिस्सा है, साकेत मतलब जो फैजाबाद यूपी में जो हिस्सा है वो हो गया। पांचाल मतलब जो रोहेलखंड बुंदेलखंड का हिस्सा है उसको पांचाल बोलते थे। मथुरा हो गया, पुष्कर हो गया, पुष्कर उस समय पाटलिपुत्र के पास तक यहां तक वो आ चुका था। उस समय अशोक के जो उत्तराधिकारी चल रहे थे ना, ठीक है, उस समय आप बताते हैं अशोक का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था बलिशक। ठीक है, वो लास्ट यहाँ पे रहता है, बलिशक नहीं शशिशक नाम रहता है उसका। ठीक है, फिर इसके बाद बृहदत्त आएगा और बृहदत्त के बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मौर्य वंश में शशिशक उस समय लास्ट का जो रूलर था वो यहाँ पे चल रहा था। इसी टाइम पीरियड पे कालिदास भी थे, क्योंकि आगे जाके जब वो मालविका अग्निमित्रम लिखेंगे शुंग के पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र के बारे में, तो कालिदास भी इस समय थे। तो कालिदास ने जो अपनी कृति लिखी हुई है ठीक है मालविका अग्निमित्रम में, उसने भी इस चीज का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कि भारत के ऊपर इंडो ग्रीक और ड्रीमेटियस का आक्रमण हुआ था। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में भी जो श्लोक्स लिखे हैं उसमें विदेशी जाति के आक्रमण का वर्णन किया है। पतंजलि ने भी महाभाष्य में इस चीज का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि ड्रीमेटियस ने आक्रमण किया था और साकाल मतलब सियालकोट, आज एट प्रेजेंट का सियालकोट, इसको अपनी राजधानी यहां पर बनाया था और इसके साथ साथ राजा की उपाधि धारण की थी। और इसी के कारण भारत में जो खरोष्ट लिपि है और जो आगे की लिपियां हैं उनका विकास हुआ, क्योंकि इसने खरोष्ट लिपि में ही सिक्के यहां पर चलवाए थे। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी एक मैंने आपको स्टोरी यहां पर बताई ये ड्रीमेटियस की। यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर रही? आगे बताओ, क्योंकि आगे जाके अब थोड़ी सी स्टोरी आगे और बढ़ेगी, मिनांडर वगैरह आएंगे यहाँ पे। यहां तक याद है? ड्रीमेटियस तक तो किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा? बिल्कुल सही, पर पोता था। साधना, अनीता जी, जयश्री जी, वेरी गुड एवरीवन। ड्रीमेटियस 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में। मैं आपको हिस्ट्री इतनी डिटेल से इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि आपको समझ बनी रहे, क्योंकि बुक्स में कभी कोई इतना डिटेल्स में नहीं लिखा रहता है, और है ना। यहां तक तो क्लियर है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं जयश्री जी, ये बताओ ड्रीमेटियस किस वंश का था? कमेंट करके बताओ फटाफट। ड्रीमेटियस का अगर वंश पूछा जाए, एनी वन ऑफ यू जिसने स्टोरी गौर से सुनी होगी, अगर आपसे पूछे, दामाद तो था वो एंटियोकस III का, पर उसका वंश क्या था, किस वंश का था? कोई मुझे बता सकता है ड्रीमेटियस किस वंश का था? एनी वन ऑफ यू who can give the answer of this question? From which dynasty ड्रीमेटियस belonged? Any one of you who can answer this question? ड्रीमेटियस आगे जाके हाँ ये अपने नाम का वंश चलाएगा, पर अभी ये अपने पिताजी, ठीक है, इसके पिताजी यूथेडेमस वंश का था। अरे शुंग वंश कहां से आ जाएगा, एंटियोकस कहां से आ जाएगा भाई? ड्रीमेटियस बेटा किसका था? यूथेडेमस का था ना। यूथेडेमस ने अपने नाम का ही तो वंश चलाया था। अब आप अपने पिताजी का सरनेम छोड़ के थोड़ी कुछ और लिखोगे, वही लिखोगे ना जो आपके पिताजी का सरनेम होगा। हाँ, आगे जाके बाद में अगर आपका मन हो रहा है तो चेंज कर लो, पर लिखोगे तो पिताजी की सरनेम ना शुरुआत में। तो यूथेडेमस, वेरी गुड सेजल, शुंग वंश का नहीं, यूथेडेमस वंश का था। तो इस वंश के केवल 2 ही प्रतापी शासक होते हैं, एक ड्रीमेटियस होता है, ठीक है। फिर ड्रीमेटियस के बाद इसका बेटा और इसका रिश्तेदार कौन आएगा? मिनांडर। तो इसी मिनांडर के बारे में आप लोग पढ़ते हो। ओके, आइए अब आगे बढ़ाते हैं।
तो सियालकोट साकाल को इसने अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और ये जो काबुल, बुंदेलखंड, मथुरा, ये पूरा जो हिस्सा था ना, काबुल वाला हिस्सा, ये इस पूरे हिस्से पर ड्रीमेटियस रूल कर रहा था। ये पूरा जो हिस्सा मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ड्रीमेटियस। तो 180 से लेकर इस हिस्से पे नहीं गया, ये तो ससुर का हिस्सा था, एंटियोकस 3 था ना इधर पे, तो इधर क्यों करेगा रूल? वो तो बैक्ट्रिया वाले हिस्से पे रूल करेगा जहां पर उसके पिताजी रूल कर रहे थे, यूथेडेमस रूल कर रहे, तो यहीं करेगा ना वो रूल। थोड़ा सा उसने साम्राज्य भारत में बढ़ा लिया अपना, मथुरा हो गया, सियालकोट को अपनी कैपिटल बना लिया, यहाँ पे रूल करता रहा। ड्रीमेटियस की मृत्यु हो गई। अब कहानी आगे बढ़ने वाली है, सुनना, बड़ा मजा आएगा। ड्रीमेटियस की मृत्यु हुई। ड्रीमेटियस की मृत्यु के बाद इसका बेटा, या इसका एक और कहते हैं चाचा का लड़का, गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था मिनांडर, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने बुक में बहुत बार सुना होगा, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था 160 से लेकर 120, लगभग 40 साल इसने शासन किया था। 160 से लेकर 120 ईसा पूर्व तक जो शासन किया गया था वो मिनांडर के द्वारा। इस समय भारत पर कौन सा वंश शासन कर रहा है? इस टाइम पीरियड पे भारत का कौन सा वंश शासन कर रहा है? शुंग वंश शासन कर रहा है। और शुंग वंश के पतन के बाद कौन आ जाएगा? कण्व वंश आ जाएगा, ठीक है। मैं इंडिया की स्टोरी आपको इसलिए साथ में बताता चलता हूं कि आपको वो चीज याद बनी रहे, ठीक है। तो मौर्य वंश का पतन हो गया, शुंग वंश आ गया, शुंग वंश कुछ समय रूल करेगा, फिर उसके बाद आ जाएगा कण्व वंश यहाँ पे, ओके। हुआ क्या, मिनांडर गद्दी पर बैठा 120 से लेकर ये भारत में, अगर हम बोलते हैं किसी को जो यूनानी सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाएगा भारत में, तो उसको मिनांडर कहा जाएगा, ठीक है। 40 साल तक इसने भारत के क्षेत्र पर रूल किया। ड्रीमेटियस ने तो केवल 20 साल किया था, और वो भी यहां वहां भागता फिरता रहा। इसके टाइम पीरियड पर देखा जाएगा तो बौद्ध साहित्य, ठीक है, जो कहते हैं ना मिलिंद पन्हो, ठीक है, आगे जाके वो लिखा गया, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। तो नागसेन के साथ इसका बहुत डिबेट होता है बौद्ध धर्म को लेकर। आगे जाके ये क्या हो जाता है, एग्रीड हो जाता है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही होगी डियर, तो प्लीज लाइक जरूर करना, और सेशन के बाद कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट 1 मिनट भी नहीं लेगा आपका, बट हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो नागसेन मिनांडर के टाइम पे आए थे, ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म। अब मिनांडर के पास नागसेन क्यों पहुंचे, इसके पीछे मुझे कारण बताओ। बड़ा सिंपल सा कारण है, हिस्ट्री को थोड़ा लॉजिकली सोचा करो। आप मुझे ये बताओ, मिनांडर इतनी दूर रह रहा है सियालकोट तरफ, नागसेन बौद्ध धर्म का प्रचार करने इधर जा रहे हैं, मतलब भारत में क्या बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। शुंग वंश में क्या हुआ, बौद्धों के 84,000 स्तूप तोड़े, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा, वैदिक साहित्य के आधार पर वंश और पूरा जो कहते थे ना, जो सोसाइटी होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी, सामाजिक व्यवस्था, वो वैदिक साम्राज्य के आधार पर चली। जब हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा था, तो बाकी के जो धर्म थे वो इधर उधर होंगे थोड़े बहुत। तो इसीलिए नागसेन किधर पहुंच गए? नागसेन किधर पहुंच गए? मिनांडर के पास पहुंच गए कि भैया तुम राजा हो, अगर तुम बौद्ध धर्म अपना लोगे तो प्रजा भी अपनाएगी, प्रजा भी अपनाएगी तो बौद्ध धर्म थोड़ा सा उसको संरक्षण मिलेगा, प्रोपोगेशन होगा, उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो इसी कारण से नागसेन भारत छोड़ छाड़ के किधर पहुंच गए थे? मिलिंद के पास पहुंचे, मिनांडर के पास पहुंचे, ठीक है। इनको कन्वर्ट किया, आगे जाके जो मिलिंद पन्हो जो किताब थी वो इसकी यहाँ पे रचना की गई। मिनांडर का बहुत बड़ा शासन था दिया। जितना जो एरिया दिख रहा है, केवल इसको ऐसे गोले में मत लेना, 2-3 इंच के गोले में। अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो ऊपर काबुल से लेकर नीचे बुंदेलखंड तक, बुंदेलखंड मतलब मथुरा, ग्वालियर, ये सारा हिस्सा, उत्तर में काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड तक, ठीक है। अगर पश्चिम में बात करें तो इधर सिंधु नदी से लेकर अगर ईस्ट में आ जाओ तो मथुरा तक, इतने बड़े क्षेत्र पे शासन कर रहा था। तो ऐसा कोई हंसी खेल वाला राजा नहीं था मिनांडर, ठीक है, कि कोई छोटा सा राजा था, इंडो ग्रीक आया था। काबुल से लेकर बुंदेलखंड, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मथुरा तक, इतने बड़े एरिया पर जो रूल कर रहा था वो था मिनांडर, ठीक है। इसके टाइम पीरियड पे जब इंडिया में भी रूल कर रहा है, पाकिस्तान और बैक्ट्रिया वाला पूरा हिस्सा इसके कब्जे में है, तो इसके टाइम पीरियड पे खरोष्ट लिपि और ब्राह्मी लिपि, इन दोनों का क्या होता है, विकास होता है, और इन दोनों को मिलाकर आगे जाके गांधार लिपि यहाँ पे आ जाती है।
ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र पर। अब टाइम पीरियड क्या चल रहा है मिनांडर का, 120 और 160 का टाइम पीरियड यहाँ पे चल रहा है। इसी समय क्या होता है, शुंग वंश का एक शासक होता है जिसका नाम था वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र। इसने क्या किया, मिनांडर ने मथुरा के और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस तरफ मथुरा तक तो इसके कब्जे में था, इधर आने की कोशिश की पाटलिपुत्र के पास तक। पाटलिपुत्र पे कौन शासन कर रहे थे, शुंग शासन कर रहे थे, ब्राह्मण शासन कर रहे थे यहाँ पे। तो शुंग वंश का जो शासक था वसुमित्र। वसुमित्र कौन है, अग्निमित्र का लड़का। अग्निमित्र कौन है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा। और पुष्यमित्र शुंग कौन है, शुंग वंश के संस्थापक जिन्होंने मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी। तो पुष्यमित्र शुंग का नाती, नाती मतलब वसुमित्र, ये गद्दी पर बैठा हुआ था। अब इसने, वसुमित्र ने, इतिहासकार कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये वही अश्वमेध यज्ञ है जिसमें एक सफेद कलर का बढ़िया प्यारा सा अच्छा घोड़ा, लंबे लंबे बाल वाला, जिसको छोड़ दिया गया था इस युद्ध में, अश्वमेध यज्ञ में। और इस मिनांडर ने उस घोड़े को पकड़ लिया। मिनांडर की सेना ने, अरे वाह कितना सुंदर और इतना बड़ा अच्छा लंबा प्यारा घोड़ा है, इसको पकड़ लो। तो इन्होंने क्या किया था, उस घोड़े को पकड़ लिया था मिनांडर ने। तो जैसे ही मिनांडर ने उस घोड़े को पकड़ा, वसुमित्र का और मिनांडर का, इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। भैया वो शुंग है ना, तुम कौन हो, यवन हो, गंदा हराया मिनांडर को, गंदा हराया, बहुत बुरी तरीके से मिनांडर यहाँ पर वसुमित्र से हार गया। ठीक है, सुनना, हारा, युद्ध चला। अब जब युद्ध हो रहा था, मेरी बात सुनिएगा, बहुत मजेदार बात आने वाली है। युद्ध हो रहा था तो युद्ध करने मिनांडर किधर बैठा है, अपनी कैपिटल में। मिनांडर की कैपिटल क्या है, सियालकोट। ठीक है, उस समय का साकाल, अभी एट प्रेजेंट में साकाल या सियालकोट किधर है, पाकिस्तान में है ना। तो पाकिस्तान में इधर बैठा था मिनांडर सियालकोट पे, और युद्ध किधर पर हो रहा है, मथुरा और आसपास। अब सियालकोट से अगर आपको मथुरा और पाटलिपुत्र आना पड़ेगा तो कम से कम 7-8 नदियां पार करके आना पड़ेगा। सियालकोट पाकिस्तान से सिंधु नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, और बीच में 2-4 और जो ट्रिब्यूटरीज होंगी तो उनको और जोड़ दो। इतनी सारी नदियों को और पहाड़ों को, ठीक है, शिवालिक की रेंजों को क्रॉस करते हुए उसको इधर तक आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा युद्ध करने। तो जब मिनांडर इधर पर युद्ध करने के लिए वसुमित्र के पास यहाँ पे आया था तो बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया। ठीक है भाई, ऐसा होता है ना, जब मैंने आपको बताया था जौना खां वाला ये वाला किस्सा कोई युद्ध में, तो जब राजा अपना राजधानी छोड़कर कहीं दूसरी जगह युद्ध करने जाता है तो किसी ने हल्ला उड़ा दिया। मिनांडर तो गए, मिनांडर ने तो धर्म बदल लिया, मिनांडर धर्म जैसे ही बदला मिनांडर मर गए। तो ऐसा किसी ने बात होती ना, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगता है, तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना। जैसे ही मिनांडर और वसुमित्र का युद्ध हो रहा था, मिनांडर अपनी कैपिटल सियालकोट या साकाल को छोड़कर, जब वो इधर पर वसुमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग के नाती हुआ करते थे, इनके साथ युद्ध कर रहे थे, बैक्ट्रिया में विद्रोह हो गया। अब जब बैक्ट्रिया में विद्रोह हुआ, ठीक है सुनना आगे, तो बैक्ट्रिया में विद्रोह हुआ तो यहां पर एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति कह लो या एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या था, यूक्रेटाइडस। वो यूथेडेमस था, ड्रमेटियस का पिताजी, यूथेडेमस। मैं क्या बोल रहा हूं, यूक्रेटाइडस। ओके, थोड़े से यही नाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, यूक्रेटाइडस। यूक्रेटाइडस, ठीक है, वो यूथेडेमस था, ठीक है, वो चला गया वो तो, ठीक है, उसका छोड़ो। ये था यूथेडाइमस। जब मिनांडर यहां वसुमित्र के साथ युद्ध कर रहा था, यूक्रेटाइडस ने, ठीक है, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया बैक्ट्रिया का। मिनांडर कहता, ओ बाप रे, इधर हम युद्ध भी हार रहे हैं वसुमित्र से, उधर हमारा घर भी छूटा जा रहा है, मतलब ऐसे में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यूक्रेटाइडस ने यहां पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उसने कहा मिनांडर गया, खल्लास हो गया, ठीक है, अब वापस नहीं आने वाला, ठीक है, ये चीज। और यूक्रेटाइडस को तभी यहां पर पता चला, ठीक है, कि मिनांडर वसुमित्र से हार गया। तो अभी तक स्टोरी क्लियर रही सभी को यहां तक?
यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज एक बार बता दो, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? जय श्री, उत्कर्षणी जी, सचिन, यूक्रेटाइडस, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए यूक्रेटाइडस और यूथेडेमस में? यूथेडेमस कौन था? वो अलग था, ड्रेमेटियस का पिताजी था, ठीक है, जिसकी एंटीओकस थर्ड के साथ लड़ाई हुई थी, वो अलग था। ओके, चलो आगे समझते हैं। तो यूक्रेटाइडस ने यहां पर अपना एक अलग से यूक्रेटाइडस नाम का एक वंश यहां पर बना लिया, ठीक है। अब वंश क्यों बना लिया? क्योंकि मिनांडर तो हार गए वसुमित्र से, वसुमित्र से मिनांडर हार गए, और ये जो इनका क्षेत्र था जहां पर ये मूल रूप से रहने वाले थे, यूक्रेटाइडस वाला हिस्सा, ये बैक्टीरिया वाला हिस्सा, ये छूट गया हाथ से। यहां पर एक नया वंश यूक्रेटाइडस वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो वसुमित्र के साथ जो युद्ध हुआ, ठीक है, वो तो सब चीजें यहां पर हो गई। अब क्या होता है, वसुमित्र के बाद, ठीक है, इस वंश का एक और शासक गद्दी पर बैठता है। वसुमित्र की जो युद्ध हुआ वसुमित्र और मिनांडर का, वसुमित्र ने मिनांडर को बहुत बुरी तरीके से हराया, बहुत बुरी तरीके से हराया था, ठीक है। जब इस हार की खबर किसके पास पहुंची? यूक्रेटाइडस के पास पहुंची। यूक्रेटाइडस कह रहा भैया भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करना, वहां पर शुंग वंश के लोग रहते हैं, ठीक है। कौन? शुंग रहते हैं, शुंग उंग से पंगा नहीं ले सकते अपन, ठीक है। ये शुंग कौन है? अरे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, इन्होंने हमारे दादाजी के दादाजी और उनके भी दादाजी को खूब बहुत बार हराया है, ठीक है। भले ही 500 हाथी तो उन्हें दान में दे दिए थे, जितनी अभी हमारी सेना में है नहीं है। ऐसी ऐसी अफवाहें चलती रही। अब वसुमित्र की मृत्यु हो गई। वसुमित्र भाई मरेगा ना एक टाइम बाद अपने। वसुमित्र की मृत्यु के बाद एक अगला राजा बैठता है, भागभद्र, ठीक है। सुनना, ये शुंग वंश का ही राजा होता है, इसका नाम था भागभद्र, ठीक है। भागभद्र गद्दी पे बैठा। अब यूक्रेटाइडस को यह लगने लगा, क्योंकि ये तो हार गया था मिनांडर, इसके क्षेत्र के ऊपर भी किसने कब्जा कर लिया? शुंग वंश ने कब्जा कर लिया। मथुरा वाला हिस्सा, पंजाब वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा किसके पास आ गया? शुंग के पास आ गया। अब शुंगों की बाउंड्री और यूक्रेटाइडस की बाउंड्री एक हो गई, बिल्कुल आसपास। यूक्रेटाइडस को दिल में दुगदुगी लगी रहे कि मिनांडर जैसे जब किसने हरा दिया था, मिनांडर जैसे को हरा दिया, तो ये तो कभी भी हमारे ऊपर भी अटैक कर देगा यूक्रेटाइडस को। तो यूक्रेटाइडस का एक बेटा होता है, इसका नाम था एंटियालकीडस, ठीक है। इसका नाम क्या था? यूक्रेटाइडस के बेटे का नाम इधर लिख देता हूं, एंटियालकीडस। इसी का एक बेटा था एंटियालकीडस। तो यूक्रेटाइडस ने अपने ही नाम से एक वंश चलाया, ठीक है, और इसी का बेटा था एंटियालकीडस। बड़ा समझदार था, बड़ा समझदार था, युद्ध करना नहीं चाहता था, बिल्कुल युद्ध कहता था मुझे नहीं लड़ना। भागभद्र ने जब भागभद्र के पिताजी ने, वसुमित्र ने, ठीक है, इनको हराया। भागभद्र जब गद्दी पर बैठा तो यूक्रेटाइडस को दुगदुगी लगी कि भैया हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। इसने अपने बेटे से बोला, एंटियालकीडस से, कि कुछ करो यार, तुम बेटे बेटे हो हमारे, तुम्हें समाधान निकालना चाहिए, ये क्या मतलब हो रखा है यहाँ पे। एंटियालकीडस कहता कि पापा देखो लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, शांति बनाओ। तो कहते कैसे शांति बनाए? यूक्रेटाइडस बोलता अपने बेटे से कैसे शांति बनाए। वो भागभद्र देखो अटैक करता हुआ बिल्कुल यहाँ तक आ गया, शाकाल तक आ गया, कैसे शांति बनेगी? एंटियालकीडस कहता पापा चिंता नहीं करो, मैं शांति बनाता हूँ। एंटियालकीडस ने अपने राजदूत, जिसका नाम था हेलियोडोरस, क्या नाम था? हेलियोडोरस। बहुत बार नाम सुना है, पर सर आज समझ में आया ये क्या काम करा था इस हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस को भेजा इंडिया में। कहां भेजेगा? इंडिया में, राजधानी में ही तो जाएगा ना, राजधानी में। तो राजधानी कौन सी थी? शुंगों की, विदिशा थी। पाटलिपुत्र क्यों होगी? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने तो मार के राजधानी बदल ली। तो ये हेलियोडोरस किधर आया? विदिशा आया, टाइम पीरियड पे शुंगों के। अब शुंगों के टाइम पीरियड पर हेलियोडोरस यहां पर आया और इसने क्या किया? भागवत धर्म से संबंधित गरुड़ स्तंभ को बनवाया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे आपके पास और आपसे कहेंगे राधे राधे, तो आप खुश हो गए कि नहीं होगे? कि एक डोनाल्ड ट्रंप, एक क्रिश्चियन आपसे आके राधे राधे कर रहा है, तो आपको वो चीज की खुशी होगी कि देखो दूसरे धर्म का एक क्रिश्चियन आके मुझे धर्म को अपना रहा है।
ठीक है, या आप भी किसी क्रिश्चियन को देखे कहोगे हेलो क्राइस्ट, ऐसे कर दोगे तो वो भी खुश होगा, है ना, होगा ना, ये चीज होगी। तो जब एक बात बताओ, जब हेलियोडोरस जो कि किसी दूसरे धर्म से संबंधित था और उसने यहां पर आकर राधे राधे किया, ठीक है, गरुड़ स्तंभ यहां पर बनवाया, तो शुंग वंश क्या लड़ाई करेगा क्या? आप डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई करोगे अगर वो आके आपसे यहाँ पर ऐसा बोलेंगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो आपके धर्म को मान रहे हैं। तो हेलियोडोरस जब यहां से आया, एंटियालकीडस ने अपने राजदूत को इधर भेजा विदिशा, तो विदिशा आया और विदिशा में आके इधर आके क्या किया उसने? गरुड़ स्तंभ बनाया। और विदिशा ही क्यों आया? क्योंकि ये इनकी राजधानी थी। क्यों राजधानी थी ये मैंने आपको कल बता दिया था। ओके, तो ऐसा ये पूरा का पूरा इनका एक यवनों का चलता है। तो इस तरह से यवनों का भारत में आक्रमण यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये प्लीज आपको याद रखना है। फिर यवनों की कुछ देन है हमारे भारत के लिए, 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी देन है भारत के लिए। जैसे कि सिक्कों पर जो राजा का नाम लिखा जाता था, इनसे ही सीखा हमने। 2 भाषा के जो सिक्के होते थे, ठीक है, इनके द्वारा सीखे गए। जो हेलेनिस्टिक आर्ट था, ठीक है, भारत का जो इनकी जो कला थी ना, वो कला से मिलकर हमारे खरोष्ट लिपि हो गया और इनकी ब्राह्मी लिपि हो गया, इन दोनों से मिलकर हेलेनिस्टिक आर्ट बनता है, वो हमने सीखा, ठीक है। आगे जाके गांधार कला के रूप में ये बनेगा। तपस्या, योग, सप्ताह के 7 दिन हो गए, है ना, और 7 दिन 7 प्रकार के कपड़े हो गए जो पहनना। शनिवार को काले कपड़े पहनना, सोमवार को पीले कपड़े पहनना, हनुमान जी वाले दिन थोड़े से केसरिया वाले कपड़े पहनना। तो ये जो चीजें जनरली 7 दिन 7 कपड़े होते थे वो पहनना। लेखन कला, गार्गी संहिता, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में हमने इनसे, यवनों से, जिनको हम बैक्ट्रियंस बोलते हैं, इनसे हमने सीखा, ठीक है। तो क्लियर रहा कौन थे? ड्रीमेटियस, यूक्रेटाइडस, एंटीगोनस, एंटीबस। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है शक। शक कौन थे? तो बता दो भाई, सेशन सही रहा, क्लियर रहा ये चीज? हेलियोडोरस नहीं, फिर क्यों होगा? अब यहां से शक आ जाएंगे ना। अब फिर उसके बाद हेलियोडोरस आया, ये लोग यहीं पे रूल करते रहे, ठीक है। यूक्रेटाइडस, एंटियालकीडस। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया में एक जनजाति निकल कर आएगी ना, शक वाली, अभी वो पढ़ाऊंगा। अब शक आ जाएंगे तो शक का प्रभाव बढ़ेगा, तो ये जितने भी जो यूनानी और जो ग्रीक थे ये खत्म हो जाएंगे। अब ये शक जाति आ जाएगी ना, तो इनको खत्म कर देगी। जैसे मौर्यंस के बाद शुंग आए तो मौर्यंस खत्म हो गए, है ना। फिर शुंग के बाद कड़व आए तो शुंग खत्म हो गए, कड़व के बाद सातवाहंस आए तो वो खत्म हो गए, नई नई जातियां आती गई। उसी प्रकार से इधर पे भी यही हुआ कि यूनान गए तो शक आ गए, ठीक है। फिर शक के बाद आपको यहाँ पे दूसरे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से चीजें चलती हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है इसके बाद। शक कौन थे, शक का कार्यकाल कैसा रहा, इसके बारे में भी समझना आपको बहुत जरूरी है। तो ये चीज मैंने आपको पूरी समझा दी है ना। यवन कौन थे इनके बारे में हमने कवर कर लिया है। अब आइए समझते हैं शक कौन थे, क्योंकि शक को पढ़ना भी जरूरी है। शक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते जाते रहते हैं। आओ अब शक के बारे में बताते हैं, शकों का क्या होता है। उम्मीद है सेशन अच्छा लग रहा होगा और आई होप आपको आज जो मैंने जानकारी दी है, ऐसी आप जानकारी आपको कहीं पर भी किसी ने कभी नहीं दी होगी। तो प्लीज मुझे भी बताना, इससे ज्यादा किसी ने पढ़ा रखा हो तो। ओके, हाँ जी। जिसने अंकुर दुबे अकेडमी ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है प्लीज वो कर लेना, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। आओ भैया, सबसे पहले याद कर लो बैक्टीरिया कहाँ था, ठीक है। बैक्टीरिया, क्योंकि ये चीज जली, बैक्टीरिया मत बोलना प्लीज, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ट्रिया, बैक्टीरिया अलग होता है, बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया किधर है? ये वाला हिस्सा बैक्टीरिया है। ओके, ये हिस्सा है बैक्टीरिया, काबुल, कांधार, तो ये साला हिस्सा। यहां पर एक जनजाति रहती थी बैक्टीरिया में, ठीक है। जैसे ये यूनान राज्य खत्म होता है, यूनान राज्य के खत्म होने के बाद, ठीक है, एक जनजाति थी जिसको हम शक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इसी को सेथियन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे एक जनजाति थी जो बैक्टीरिया वाले हिस्से पर रहती थी, ठीक है, जिसको शक बोला जाता है। पहाड़ी जनजाति थी, पहाड़ी, अधिकतर ये पहाड़ी हिस्सा ही तो है। ऊपर देख लो तो सुलेमान रेंजेस हो गया, पामीर का नॉट हो गया, हिंद कुश की पहाड़ियां हो गई। तो ये क्या है? ट्रांस हिमालय है पूरा का पूरा। शुभम सर के लेक्चर्स चल रहे हैं ना, प्लीज उनको देखना। हिमालयन वाला जो पोर्शन है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो, बहुत अच्छा। तो वो हिमालय और ज्योग्राफी,
वो पूरी आपकी कवर करवा रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज आप उनके लेक्चर्स मिस मत करना, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे से वो कवर करवा रहे हैं। ओके, तो उनके लेक्चर्स में आपको हिमालयंस मिल जाएगा। तो ट्रांस हिमालय का जो पोर्शन है, ठीक है, ट्रांस हिमालय का ये जो पूरा वेस्टर्न पोर्शन है ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़े से हिमालय के रेंजेस से छोटी मोटी पहाड़ियां, पामीर नॉट हो गया, सुलेमान रेंजेस हो गया, हिंदू कुश हो गया, खैबर दर्रा हो गया, बहुत सारे ऐसे पासेस हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, यहीं पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था शक। शक जनजाति इधर पर रहती थी। अब हुआ क्या, यूनानी राज्य जैसे यहाँ पर खत्म हुआ धीरे धीरे धीरे, तो बेसिकली ये लोग क्या करते थे, शक यहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा नहीं करते थे, ये लोग खेती किसानी नहीं करते थे, ये लोग पशु चारक अधिकतर यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, पशु चारक। तो धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, भारत में इन्वेड करना शुरू कर दिया। ये जो शक जनजाति बैक्टीरिया में रहती थी ये भारत के ऊपर आना यहाँ पर शुरू करती है। तो टोटल इनकी 5 शाखाओं में थी, ये 5 शाखाओं में बट गई थी ये जनजाति। एक जो इसकी शाखा थी वो कहां पर, इधर ही रहती है अफगानिस्तान में। जो इसकी एक शाखा थी ये किधर रहती है, अफगानिस्तान में, एक जो इसकी शाखा थी। बाकी की जो 4 शाखाएं हैं वो हमारे भारत के ऊपर अटैक करती हैं, या तो आप ऐसा बोल लो अटैक करती हैं, या भारत के ऊपर अपना साम्राज्य विस्तार करती हैं। अब शकों को क्या पड़ी कि वो भारत के ऊपर आए और आक्रमण करें और अटैक करें, उसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि यूक्रेटाइडिस वंश धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा था। अब उसके बाद जब इनको शकों को पता चला कि शुंग वंश का पतन हो गया है, तो इन्होंने सोचा चलो उनके एरिया पे हम अटैक कर लेंगे। कण्व वंश यहाँ पे सीमित हो गया था, सातवाहन से यहाँ पे दक्षिण में पहुंच गए थे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए शकों ने हमारे भारत में आना शुरू कर दिया। तो 5 शाखाएं थी जिनमें से एक शाखा अफगानिस्तान में रहती है, 4 शाखाएं हमारे भारत में यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो इन 4 शाखाओं के बारे में हमें पढ़ना है। एक तक्षशिला में आएगी, मथुरा में आएगी, नासिक में आएगी और उज्जैन में आएगी। तो ये 4 शाखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले याद रखना है कि इनकी जो एक शाखा थी ये उत्तर में आई थी सॉरी, एक शाखा उत्तर में आएगी और एक शाखा इनकी कहां पर आएगी, दक्षिण में आएगी। ठीक है, एक शाखा बोल रहे हैं, सॉरी 2 शाखाएं, 2 शाखाएं उत्तर में मिलेंगी और 2 शाखाएं दक्षिण में मिलेगी। अब कौन कौन सी ऐसी 2 शाखा थी देखना, आगे बताते हैं इसमें क्या होता है आगे। और एक मिनट, हाँ चलो। ओके, सो 2 शाखाएं यहाँ पे आने वाली हैं उत्तर में और 2 शाखाएं आने वाली हैं यहाँ पर इनकी दक्षिण में। टोटल 5 शाखाएं थी, एक शाखा नहीं आती है, वो अफगानिस्तान में रहती है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जैसे कि अगर हम बोले कि ब्राह्मण से या हर अपने जो वंश होते हैं, जब अपन शादियां करते हैं तो शादी करने के समय हम गोत्र देखते हैं, ठीक है, वंश भी देखते हैं। जैसे कि आप किस वंश के हैं, जैसे मैं हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण में मैं कौन सा हूं, भार्गव ब्राह्मण हूं। कोई सरजुपारी होगा, कोई सनाड्य होगा, कोई नागपुरी होगा, कोई दूसरा ब्राह्मण होगा। इसी तरह से जैनिज्म में दिगंबर, श्वेतांबर, फिर समैया हो गए और बाकी के ऐसे जैनिज्म कम्युनिटी हो गई। ठीक है, मुस्लिम्स में भी सिया हो गए, सुन्नी हो गए, फिर उसमें भी फर्दर डिविजन्स मिलते हैं। क्रिश्चियंस में भी ऐसे कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट हो गए। हर धर्म में थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, अपने लेवल के विभाजन होते हैं। ओके, उसी प्रकार से जो शक थे, ये शक भी 2 भागों में बटे हुए थे। इनकी भी टोटल कौन थे, 2 वंश हुआ करते थे। एक का नाम था छहरात वंश और दूसरे का नाम था कदरमक। तो 2 प्रकार के वंश थे, एक था छहरात और दूसरे का नाम था कदरमक। इनको आपको समझना जरूरी है, कौन से, छहरात को और कदरमक को। तो बताऊंगा आगे आपको छहरात क्या थे। तो शकों की 2 शाखाएं आई, पहली शाखा उज्जैन में रही, दूसरे नंबर की जो शाखा थी शकों की ये तक्षशिला में आती है, तीसरे नंबर की शाखा किधर आती है, मथुरा में आती है, चौथे नंबर की शाखा उज्जैन आती है और 5वें नंबर की शाखा किधर मिलेगी, नासिक मिलेगी। ठीक है, ये शकों की शाखाएं थी। 5 शाखाएं थी, एक अफगानिस्तान, दूसरी तक्षशिला, तीसरी हो गई मथुरा, चौथी हो गई उज्जैन और 5वीं हो गई नासिक। शकों के 2 वंश थे, एक था छहरात वंश। छहरात वंश जो था
वो मेजरली देखा जाए तो महाराष्ट्र और नासिक वाले हिस्से पे रूल कर रहा था छहरात वंश, इसको याद रखना है। और दूसरा जो वंश था जिसको बोला जाता है कदर्मक वंश, ये इधर तीसरे नंबर वाले हिस्से के ऊपर रूल कर रहा था कदर्मक, ठीक है। तो कदर्मक वंश और सहरात वंश ये दोनों रूल कर रहे थे। अब शक जो आए हैं हमारे भारत में इनको देखते। तो सबसे पहले तक्षशिला, अफगानिस्तान से तो चले थे ना, तो एक शाखा अफगानिस्तान में थी। सबसे पहले तक्षशिला आए, सबसे पहले शकों का आगमन तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला आए, यहाँ आकर बस गए। तक्षशिला में जो इनका राजा था जो लगभग 20 बीसी के आसपास था और लगभग 40 साल इसने यहाँ पर शासन किया। 20 बीसी के आसपास कण्व वंश आ चुका था, शुंग वंश का पतन हो चुका था। तो कण्व वंश जो देखोगे ये पाटलिपुत्र वाले हिस्से पे रूल कर रहा था, तो ये मथुरा वाला हिस्सा और जो तक्षशिला वाला हिस्सा ये खाली हो गया था थोड़ा सा। तो इसने शकों ने शासन करना तक्षशिला से शुरू किया। इसका एक पहला राजा था जिसका नाम था माउस। क्या नाम था? माउस, चूहा मत कहिएगा, ठीक है। ये राजा यहाँ पर आया और भारतीय राजाओं के हिसाब से इसने महाराजा की उपाधि भी यहाँ पर धारण की, ठीक है। तो माउस आया लगभग 20 बीसी से लेकर 22 एडी तक, ठीक है। 44 साल के आसपास इसने यहाँ पर शासन किया। माउस के बाद इसका बेटा आता है एजिज फर्स्ट, एजिज ए जय, मैं की मतलब लिख ही देता हूँ यार, इतना परेशान क्यों करूं। पहला आता है माउस जिसने 40 साल शासन किया। उसके बाद आता है इसका बेटा एजेज। माउस ये सब तक्षशिला में आए हैं अभी, ये सारे के सारे किधर पर हैं? तक्षशिला में। एजिज यहाँ पर आता है, ठीक है। एजिज यहाँ पे कुछ समय तक रहता है, ये रूल करता है। फिर एजिज 2 आता है और एजिज 3 आता है, ठीक है। जैसे एंटीओकस फर्स्ट 2 3 आए थे, इसी प्रकार से माउस आया, उसका बेटा एजिज 1 आया, फिर एजिज 2 आता है और एजिज यहाँ पे 3 आता है। फिर इसी जो 3 बेटा था इसका क्या हो जाता है? गोंडो फर्नेस से क्योंकि अभी पल्लव पढ़ाऊंगा ना तो पल्लवों का आक्रमण होगा, तो गोंडो फर्नेस से इसकी लड़ाई हो जाती है एजिस 3 की। और फिर इस हिस्से पे तक्षशिला वाले हिस्से पे पल्लवों का कब्जा हो जाता है। पल्लव जो आगे जाके अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, पार्थियंस। तो पल्लव, पार्थियन और पल्लव इनको एक ही बोला जाता था। फिर इस हिस्से पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं, तो तक्षशिला वाले शक क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो माउस हो गया, एजिस हो गया, एजिस 2 हो गया, 3 हो गया और फिर गोंडो फर्नेस आया और पल्लवों का कब्जा खत्म तक्षशिला से। दूसरे जो शक होते हैं ये कहाँ होते हैं? मथुरा पे होते हैं। अब शक थे मथुरा पे, तो इनको क्या लग रहा था? मथुरा के साथ साथ हम कहां पर आक्रमण करें? उज्जैन के ऊपर आक्रमण करें। उस समय का जो उज्जैन, जिसको अवंती कहा जाता था, एक बहुत अच्छा शहर था, व्यापारिक शहर था, बड़ा पूरा शहर था। तो व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से उज्जैन का जो महत्व था वो बहुत ज्यादा था। कुछ शकों ने मथुरा से उज्जैन की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया। कुछ शक जो थे वो मथुरा से आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए कहाँ आ गए? ठीक है, उज्जैन आ गए। अब उस समय उज्जैन में जो राजा थे उनका नाम था विक्रमादित्य। राजा का ही नाम था विक्रमादित्य। उन्होंने शकों को इतनी गंदी तरीके से हराया, इतना बुरा तरीके से, पूरा उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन मतलब होता है जड़ समेत हटा देना। तो शकों को उज्जैन से उन्होंने इतना खतरनाक तरीके से हटाया कि आधे शक नासिक भागे, क्योंकि उज्जैन कहाँ है? बीच में है ना। तो आधे शक नासिक भागे और आधे शक कहां भागे? वापस मथुरा की तरफ भाग गए। दोनों जगह शकों को, मतलब उनको जगह नहीं मिली, उनको दिशा समझ में नहीं आई कि आखिर में भागना किधर है। तो आगे भाग गए, नासिक में आके बस गए और आधे भाग के वापस कहाँ चले गए? यहाँ पर ऊपर की तरफ मथुरा चले गए। तो उन्होंने जो उन्मूलन करा था लगभग 57 बीसी के आसपास बोला जाता है, ठीक है, कि 57 बीसी के आसपास एक उन्होंने शक संवंत यहाँ पर चलाया। तो इस समय के कुछ जो राजा थे, एक जिनका शकों का जो नाम था, राजा था, उसका नाम था राजुल, जिससे विक्रमादित्य की लड़ाई हुई थी। और अंतिम राजा जो था, ठीक है, जो उनका वो था सुडास। तो ये शकों का उन्मूलन हो जाता है मथुरा से। उज्जैन पहुंचते हैं, उज्जैन और मथुरा दोनों से उन्मूलन होता है। अब पहुंचते हैं ये नासिक। नासिक में जो शक थे, ठीक है, इनमें सबसे प्रमुख और जो सबसे शक्तिशाली शासक था इसका नाम था भूमक, ठीक है, नासिक। नासिक में ये आए, नासिक में रूल करते हैं, भूमक रूल करता है। भूमक के बाद उसका बेटा, ठीक है, जिसका नाम था नहपान, नहपान गद्दी पर बैठता है। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, ठीक है। नहपान के समय पे गुजरात का भी हिस्सा इन्होंने जीत लिया था, कठियावाड़ वाला हिस्सा जीत लिया है ना, पश्चिमी मालवा, मालवा मतलब ये जो इंदौर और जो धार वाला हिस्सा है ना, ये सारा का सारा हिस्सा शकों ने अपने कब्जे में कर लिया।
गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, और इसके बाद कोंकण प्रदेश हो गया, पूना हो गया, ये सारी चीजें इनकी यहाँ पर कब्जे में हुआ करती थी शकों के। इतना बड़ा क्षेत्र था। अब इसी समय शक धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी समय शकों के कंटेम्पररी जो यहाँ पर राजा थे, सातवाहन रूल कर रहे थे यहाँ पे। सातवाहनों का जो उस समय राजा था, जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र यहाँ रूल कर रहा था। अब ये वही गौतमी पुत्र है, ठीक है, जिसने त्रिसमुद्र तोय पिता वाहन की उपाधि धारण की थी। गौतमी पुत्र इतनी सारी वॉर्स की थी इसने। तो जब ये वॉर में बिजी था तो शकों ने सोचा कि काम करते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बेटे को उठा लाते हैं। किसको उठा लाते हैं? बेटे को उठा लाते हैं। तो इसने क्या किया, नाहपान ने एक ऐसा गंदा काम किया कि इसके बेटे को उठा लाया, गौतमी पुत्र सतकर्णी जी के बेटे को उठा लाया नाहपान। नाहपान उठा के लाया, जब पता चला गौतमी पुत्र सतकर्णी को कि मेरे बेटे का किडनैप हो गया, सोचो किडनैप, उसने शकों को जैसा उन्मूलन विक्रमादित्य जी ने किया था ना, वैसे ही उन्मूलन इसने कर दिया। पूरे शकों को जड़ समेत, कठियावाड़ वाला हिस्सा ये सब छीन लिया शकों से और जड़ से खत्म कर दिया पूरे शकों को। तो ये उन्मूलन गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया। तो एक उन्मूलन विक्रमादित्य ने किया, दूसरा किसने किया? इन्होंने गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया। आगे जाके तीसरा उन्मूलन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करेंगे शकों का, इनको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, भारत में शक खत्म हो जाएंगे। तो ये उन्मूलन यहाँ पर कर दिया सतकर्णी ने। फिर दूसरा जो शासक, ये तो क्षहराद वंश बताया मैंने आपको पूरा, जो तक्षशिला, मथुरा और नासिक वाले थे। बाद में कुछ समय तक कदर्मक वंश के रहते हैं, कदर्मक वंश रहते हैं। और जब शकों का इस प्रकार से उन्मूलन हुआ, ठीक है, तो कदर्मक वंश में भी जो उनके सामंत थे, जिनको कुषाण बोलते हैं आगे जाके, तो कुषाण उनके सामंत थे। तो जब उन्होंने शकों की इतनी बुरी तरीके से हार देखी, तो बाद में उसने ही क्या किया, शकों का जो आखिरी राजा था ना, जिसका नाम था शायद चष्टन नाम था, ऐसे कुछ नाम था उसका, नहीं चष्टन नहीं था उसका नाम, तो उनको भी हरा दिया और फिर कुषाणों ने शकों वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो ये था एक पूरा शकों का काम। तो शकों के बाद अब यहाँ आ जाएंगे कुषाण, और तक्षशिला पर कौन आ जाएंगे? पल्लव आ जाएंगे, क्योंकि पल्लवों का अटैक हो चुका था भारत में। पल्लव मतलब पार्थियंस, वो भी हमारे यहाँ पर अटैक यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो इनका ये चीज याद करना जरूरी है। पर शक जो थे ना हमारे भारत में, इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि शकों की जो कहते ना, जो कंटेम्प्रेरी जो राजा थे, जैसे कि रुद्रदाम, शकों के जो कंटेम्प्रेरी हमारे भारतीय राजा थे, ठीक है, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी शकों से बनाए हुए हैं। जैसे कि मैं चष्टन की बात कर रहा था, जो कि कदर्मक वंश से संबंधित था। इस चष्टन का जो नाती था उसका नाम था रुद्रदामन। ये रुद्रदामन सबसे शक्तिशाली शासक था। ये वही रुद्रदामन था जिसने सातवाहनों के भी एक राजा यज्ञश्री को हराया था। कल की कहानी याद है, मैंने बताया था रुद्रदामन को हरा दिया था। यज्ञश्री उसकी बेटी से शादी करना चाह रहे थे। फिर यज्ञश्री के बाद उसके बेटे शिवश्री की शादी हुई, भाई शिवश्री की शादी हुई थी, क्योंकि उसने रुद्रदामन को हरा दिया था। कल की कहानी याद है ना, कल रुद्रदामन जब पढ़ा रहा था मैं। तो रुद्रदामन इस वंश का एक सबसे शक्तिशाली शासक रहता है, ठीक है। इन्होंने काफी सारे अच्छे काम भी किए, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन लेक इनके टाइम पीरियड पे बनाई गई थी, मतलब उसका जीवोद्धारण किया था, बनी तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे थी। फिर सबसे लंबा जो संस्कृत का अभिलेख है, ये शकों के टाइम पे हमें मिलता है। तो इस प्रकार से है ना, बहुत सारे कुछ शकों ने अच्छे काम भी किए और इस प्रकार से शकों का उन्मूलन हुआ। अगले आ गए कुषाण और ऊपर की तरफ आ जाते हैं पल्लव। तो पल्लव जब यहाँ पे आए तक्षशिला में, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा कुछ समझ में इसलिए नहीं पढ़ते हम यहाँ पे पल्लव के बारे में, क्योंकि ये कुछ टाइम पीरियड ही रहे थे, कुछ टाइम पीरियड ही यहाँ पे रहे। तो पहला जो शासक था पल्लव का, जब शकों के बाद, शकों का उन्मूलन जब तक्षशिला से हो गया, तो पहला जो शासक था उसका नाम था मिथ्रेडेमस। मिथ्रेडेमस आया, फिर उसके बाद उसका, मिथ्रेडेमस कुछ समय तक रहता है। फिर इसी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था जिसने तक्षशिला से शकों को हराया था, उसका नाम था गोंडोफर्नेस। गोंडोफर्नेस, इसके बारे में हमें जो पेशावर का अभिलेख है, पेशावर का अभिलेख हमें यहाँ पे बताता है कि ये गद्दी पर बैठा था और तखत ए शाही की इसने उपाधि भी धारण की थी। तखत ए शाही की गोंडोफर्नेस ने उपाधि यहाँ पर धारण की थी। गोंडोफर्नेस को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 20 एडी के आसपास। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म या मृत्यु के 20 साल बाद, ठीक है, इसका टाइम। तो गोंडोफर्नेस के टाइम पे एक ईसाई, पहला ईसाई जो था, ठीक है, वो हमारे भारत में आया था, जिसको सेंट थॉमस के नाम से भी जानते हैं। ये ईसाई हमारे भारत में आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सेंट थॉमस। तो तमिलनाडु के आसपास तक पहुंचा। अब तमिलनाडु में उस समय
ब्राह्मण धर्म और बाकी धर्म तो पहले ही इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे, तो तमिलनाडु में आया तो इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो पार्थियन सॉरी पल्लव्स के बारे में इसका जो टाइम पीरियड है ना क्रिश्चियन का, ये याद रखने जरूरी है। तो ये भारत आया था। ठीक है, तो सेंट थेमस की इसकी हत्या कर दी गई। तो थोड़े समय तक ही रहते हैं ये पर्थियंस रहते हैं। बाद में भारत में रहने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन सभी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और फिर बाद में कुषाणों से इनका युद्ध हुआ और कुषाणों ने फिर इनके क्षेत्र को पूरा कब्जा कर लिया था। तो ये थे पूरे के पूरे एक पार्थियन की कहानी। तो शक भी मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्थियंस भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, और इंडो जो ग्रीक्स थे इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब लास्ट जो आपके बचते हैं वो यहाँ पर कौन से बचते हैं, आपके कनिष्क और कुषाण बचते हैं, और इसके अलावा आप कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, एक स्पेशल क्लास में डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास हमारी लगभग 1.5 घंटे की होने वाली है। स्पेशल क्लास डालूंगा मैं, उसमें मैं केवल और केवल कुषाण वंश पढ़ाऊंगा। हो सकता है प्रोबेबली मैं आज रात को ही डाल दूं, और बाकी की जो यूनिट 5 है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, यूनिट 5 स्पेशल पे, वो मंडे से शुरू करेंगे हम, मंडे से। ओके, तो इस महीने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूनिट 5 आपकी कवर हो जाए इसी महीने में, एक ही महीने में। तो 3 तारीख तक आपकी यूनिट 1 कवर हो जाएगी। ठीक है, 13 तारीख तक आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी, और 23 तारीख तक यूनिट 3 कवर हो जाएगी। इस महीने में आपकी लास्ट तक यूनिट 5 कवर हो जाएगी, और 4 तारीख से फिर मैं आपकी कौन सी क्लास शुरू कर दूंगा, यूनिट 4 की शुरू कर दूंगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जैसे ही खत्म हुई यूनिट 4 वहां पर शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये एक सिक्वेंस है मेरी पूरी क्लासेस का। तो अगस्त के महीने में पूरी हिस्ट्री खत्म हो रही है 1 से लेके 5 तक। कहीं पर भी ऐसा आज तक आप सर्च कर लो जहां पर 1 से लेके 5 तक। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों ने, अगर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को खुद भेजता हूं। ये पीडीएफ हमारे द्वारा बनी हुई होती है, इस पे कॉपीराइट क्लेम भी हम चाहें तो कर सकते हैं, ये केवल हमने बनाई है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स वाली पीडीएफ है। तो एक लगभग 150 पेजेस में मैं आपकी पूरी 1 से लेकर 5 तक की यूनिट्स कवर करा के आपको दूंगा, प्रिंट आउट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में। तो प्लीज आप इन सारी चीजों को अटेंड करो। ठीक है, चाहे प्लस क्लास हो या स्पेशल क्लास, क्योंकि पैसा थोड़ा सा लगेगा डियर। अगर आप सोच रहे हैं ज्यादा नहीं लग रहा है पैसा, मात्र आपका सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 10,000 रुपए के आसपास लगेगा। और ये इतनी ही फीस है जितनी 1 साल की हॉस्टल में, 1 महीने की हॉस्टल में रहने की है। अभी ऑफर चल रहा है, 10,000 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। जो 14,000 का है उसमें आपके पैसे सेव हो जाएंगे, 20% आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो डियर मिस मत करो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन करवा लो और फायदा उठाओ इस सब्सक्रिप्शन का। ओके, चलिए तो देख लीजिए, ये सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस थे जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जो 20% डिस्काउंट चल रहा है ना हमारा, ये डिस्काउंट है और ये प्राइजेस हैं। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो नॉर्मली काफ़ी महंगा है, ठीक है, ये आपको केवल मिलेगा 10,900 में। 2 साल का 14,000 में, तो 2,500 रुपये बच रहे हैं आपके, जो कि 12,000 का पड़ता है। और मेरा कोड लगाओगे ADYT तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स अंकुर देव अकेडमी पर अवेलेबल होंगे, तो क्वेश्चन आंसर्स कर लो। ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिए ना उनको कर लो, कॉपीज चेक में आज रात तक कर दूंगा आपके। ओके, कोई और डाउट तो नहीं है? कोई और डाउट तो नहीं ना, सारी चीज़ें क्लियर? थैंक यू सो मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो यूनान वगैरह तो मुझे बताना, कुषाण वाला मैं स्पेशल क्लास पे करा दूंगा। ओके, हाँ, अब सीधी रात में क्लास है, और टाइम टेबल मैं आपको भेजने वाला हूँ अभी क्लासेस का। रात को 9 बजे है, और कुषाण का होगा तो मैं कल कर दूंगा, नहीं तो एक स्पेशल क्लास कल कर दूंगा, नहीं तो। ओके, बाय बाय एवरीवन। अभी रात को 9 बजे है डायरेक्ट सेशन, 9 बजे। कल आपका एक 11 बजे रहेगा और एक स्पेशल क्लास रहेगी। कल संडे है ना, तो कल भी सेशंस रहेंगे। तो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।